नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कोट के साथ। और आज बात कर रहे हैं, सक्सेस इज नॉट द की टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस। कोई भी काम करो, खुश होकर करो, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस लेकर करो, पॉजिटिव माइंड सेटअप लेकर करो, स्माइल लेकर करो, ठीक है, तो वो सक्सेस उसमें मिलेगी ही मिलेगी। और जब किसी भी काम पर अगर आप अच्छे से इंटेंशन दे रहे हो, फोकस कर रहे हो, तो वो ऐसा काम हो ही नहीं सकता कि आप उसमें सक्सेस हासिल ना कर पाए। तो सक्सेस ये बात नहीं है कि अगर आपकी हैप्पीनेस तब आएगी जब आपने किसी सक्सेस को हासिल कर लिया। कहने का मतलब, अगर आप ये भी सोच के चल रहे हो ना कि फ्यूचर में मैंने ये गोल अचीव करना, तो उस समय तो मतलब असली खुशी तो तब होगी। कहने का मतलब है कि खुशी तो तब आएगी उस समय जब मैं अच्छा सक्सेस हासिल करूंगा, या किसी मुकाम पर पहुंचूंगा। तो ये कुछ बातें नहीं होती हैं। आपको जो डेली रूटीन में जो आपने काम करना है ना, उसको अच्छे से कीजिए, खुश होकर कीजिए। सक्सेस जो है ना, अपने आप आपके पीछे आएगी। बस अपनी ड्यूटी के ऊपर फोकस करें, ओके। और ज़िंदगी जीने का जो तरीका है ना, उसको सही करें। खुश रहकर आगे बढ़ें तो सक्सेस जो है जल्दी मिलता है और वो लॉन्ग टाइम रहता है। तो चलिए थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं। तो ओवरव्यू में डेली एडिशन डेली हम जो है डिस्कस करते हैं। ये आज का न्यूज़पेपर है। तो कोर्स से शुरुआत होती है, उसके बाद एडिटोरियल डिस्कशन होता है, फिर फ्रंट पेज से लेकर अराउंड द वर्ल्ड पेज तक सारे जो है इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम डिस्कस करते हैं। फिर शीशे के सामने 3 वोकेबलरी के वर्ड्स होते हैं। इसके बाद इकोनॉमी का एक कंसेप्ट होता है। फिर बाद में एक नक्शे को आपने आइडेंटिफाई करना होता है। लास्ट में पिछले नक्शे की डिटेल्स होती है, जिसकी मैं अच्छे से यहाँ पर जो है डिस्कशन करता हूँ, जो लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा होता है। और इस लेक्चर को लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ शेयर भी कर दें। और अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ पर जाइए तो आपको जो पीडीएफ जो है वो आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं एडिटोरियल डिस्कशन से। तो जो फर्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर बात कर रहे हैं, हरियाणा वर्सेस इंडिया लॉ दैट मस्ट गो कोटा फॉर लोकल्स हर्ट इकोनॉमी कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस लेक्चर की शुरुआत से पहले मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहूँगा कि ये जो आज लेक्चर लेट हो गया, इसका जो कारण था वो ये था कि पूरा लेक्चर रिकॉर्ड असल मायने में हो चुका था। जब एंडिंग थी उसी समय जो स्पेस प्रॉब्लम आ गई लैपटॉप में, और पूरा का पूरा लेक्चर जो था वो ख़राब हो गया, डैमेज हो गया, जिसकी वजह से मुझे दोबारा से अभी जो है लेक्चर रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो फिर बाद में काफ़ी टाइम लगता है अपलोड होते हुए, इसकी जो एनकोडिंग होती है उसको होते हुए, इसलिए जो है ज़्यादा टाइम लग जाता है। और मैं कोशिश करूँगा कि आजकल मैं एक नया लैपटॉप में परचेज़ करूँगा, तो फिर हो सकता है जो आपको लेक्चर 10:30 बजे मिलता है ना, वो और जल्दी हो जाएगा। हो सकता है कि वो 8:30-9 बजे के बीच में आपको अवेलेबल हो जाया करे। तो आज के लिए जो लेट हुआ है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो कृपया आगे जो है आपको जो टाइम लिमिट होगी, जो मैंने 10:30 रखा है, तो शुरुआत 10:30 से ही करेंगे, तो डेली आपको उसी टाइम पर जो है लेक्चर आपको मिल जाया करेगा। तो शुरुआत यहाँ पर कर रहे हैं इस लेक्चर में, इस एडिटोरियल में। यहाँ पर बात करें हरियाणा गवर्नमेंट की। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने कल ही एक न्यूज़ आई थी कि जहाँ पर 75% जो जॉब्स है ना प्राइवेट कंपनीज में, इनको यहाँ पर रिजर्व करने के लिए बात कर रहे हैं, जो यहाँ पर लोकल लोग हैं, जो हरियाणा के वासी हैं, उनके लिए, और जिनकी यहाँ पर सैलरी 50,000 से कम है महीने के हिसाब से। तो इसी के रिगार्डिंग ऑथर जो है ना, इनको थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये जो मूव आपने चला है ये कोई सही मूव नहीं है, इकोनॉमी के लिए ऐसी बातें शोभा नहीं देती हैं। तो इसके रिगार्डिंग आगे बात कर रहे हैं कि जो आप अगर ये चाह रहे हो कि जो लाला लैंड वाला जो एरिया है, ओके, जो मतलब जो एरा था उसको वापस ले आए। मतलब जब आप देखो शहरों में अगर आप जाते हो तो वहाँ पर जो लाला कम्युनिटी होती है, तो वहाँ पर मोस्टली क्या होता है, वो पैसे का ही लेनदारी देनदारी करते हैं, ठीक है, शाहूकार होते हैं। तो ज़्यादातर शहर में जितना भी बिजनेस चलता है वो लाला लोगों के द्वारा ही चलाया जाता है, ओके। तो उनको यहाँ पर वर्ड यूज़ कर दिया जाता है, लाला लोग हैं, ओके। तो प्री लिबरलाइजेशन इंडिया, मतलब कि जब 1991 से पहले की सिचुएशन थी भारत की, तो उस समय जब लाला लोगों का दौर चलता था, तो उस समय की अगर ये सोच रहे कि उस एरिया में आप दोबारा वापस चले जाओगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। ना ही जो पोस्ट ब्रेग्जिट ब्रिटेन है, जैसे अभी देखो ब्रिटेन ने हाल ही में जो है यूरोपियन यूनियन को छोड़ा है, इसके अभी उसका मेंबर नहीं है ब्रिटेन। पहले टोटल 29 कंट्रीज थी यूरोपियन यूनियन में, अभी वो बाहर निकल चुका है। जो 2020 जनवरी 31 में जो है ना विड्रॉ कर गया था ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से, तो अभी 28 कंट्रीज रह गई हैं यूयू में। तो अभी जो उसकी हालत है, अभी नए सिरे से नए एग्रीमेंट वो देख रहा है अलग अलग कंट्रीज के साथ, ओके। तो अभी व्यापार जो है उसको नए सिरे से दोबारा जो है बढ़ाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है। तो उस जैसी भी हालत जो है ना, हम जो है वापस नहीं लेकर आ सकते, जो पहले ब्रिटेन की थी जब वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट था, ओके। तो इसी के चलते यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमें इन सब चीज़ों से सीखना है, आगे बढ़ना है। तो बीजेपी की यहाँ पर सरकार है, बीजेपी और जेजेपी की, जननायक जनता पार्टी की। जो चीफ मिनिस्टर है वो है मनोहर लाल खट्टर, और जो डिप्टी सीएम है वो है दुष्यंत चौटाला।
तो उनकी गवर्नमेंट चल रही है, तो यहाँ पर पॉलिसी बनाकर चल रही है नेटिविज्म की। ओके, नेटिविज्म की इकोनॉमिक पॉलिसी बनाकर चल रही है कि मतलब कि जो लोकल लोग हैं उनको प्रेफरेंस दो, जो बाहर के लोग हैं उनको थोड़ा साइड पे रखो। तो ये जो आप पॉलिसी बनाकर चल रहे हो ना, ये एक तरीके से जो वोकल फॉर लोकल की जो पॉलिसी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो कैंपेन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसको खराब कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर वो वोकल फॉर लोकल जो कैंपेन है वो बेबुनियाद लग रहा है। तो वोकल फॉर लोकल क्या था, यहाँ पर भारत सरकार का ये कैंपेन था जिसमें कहा गया कि लोकल प्रोडक्ट जो बना हुआ है ना उसको खरीदिए। जो हमारी भारत की जनता थी उसको यहाँ पर भारत सरकार ने गुहार लगाई थी कि लोकल बना हुआ प्रोडक्ट खरीदिए और साथ ही साथ उस बने हुए प्रोडक्ट के बारे में आवाज़ भी उठाइए, प्रमोट भी कीजिए, मतलब वोकल भी करिए। ठीक है, तो ये था वोकल फॉर लोकल कैंपेन। तो अभी ये तो बिल्कुल उलट हो गया ना। तो एक और जो है हम इकोनॉमी को पूरे इंडिया लेवल पर फैलाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरी ओर जो है आप नेटिविज्म की यहाँ पर पॉलिसी घुसेड़ रहे हो। और इसी के चलते यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत बड़े बड़े इनिशिएटिव्स मेजर जो है वो ऑलरेडी लिए हुए हैं। जैसे कि हम जो है इंट्रा स्टेट जो मूवमेंट है लेबर की, ठीक है, उसको यहाँ पर स्ट्रेंथन करें। इंट्रा स्टेट कहने का मतलब एक स्टेट के अंदर ही जो लेबर मूव करती है। ओके, तो जो इंटर अगर वर्ड यहाँ पर यूज करता है वो इंटर स्टेट, तो फिर दो राज्यों के बीच में जो लेबर मूव करती है। तो जिससे के चलते वन नेशन वन राशन कार्ड जो है ये वाले कंसेप्ट भी लेकर आए गए। बहुत सारे राज्य जो है इसको अभी ज्वाइन कर चुके हैं, गिने चुने राज्य बचे हैं जिनको अभी ज्वाइन होना है इस स्कीम में, वन नेशन वन राशन कार्ड में, जहां पर आपको राशन कार्ड मिलेगा तो देश में कहीं पर भी जो है आपको राशन कार्ड के ऊपर जो भी खाना मिलता मिल जाएगा। ओके, तो आगे यहाँ पर बात करें, जैसे जीएसटी लाया गया, तो जीएसटी का मेन मकसद यही था कि भारत की मार्केट को यूनिफाई करो, इकट्ठा करो। ओके, तो इन सब चीज़ों के उलट जा रहे हो आप। और साथ ही साथ जो भारत का संविधान है ना उसका भी आप मजाक उड़ा रहे हो, उसका भी मखौल उड़ा रहे हो। तो वहाँ पर हमें अलग अलग बातें बोली गई हैं। हमें इक्वालिटी ऑफ लॉ जो है ना ये हमें बताया गया है रिस्पेक्टिव ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ। क्योंकि आर्टिकल 14 ये कहता है कि सब जगह जो है आपको बराबर का अधिकार मिलेगा, ये नहीं देखा जाएगा कि आपका जन्म कहाँ पर हुआ है। ओके, जो आर्टिकल 14 ये बात कहता है। इसके अलावा जो आर्टिकल है अगेंस्ट इक्वालिटी अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 16 ये बात कहता है कि किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होगा अगर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात आएगी। ठीक है, तो सबको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो लास्ट में यहाँ पर आर्टिकल 19 की बात कर रहे हैं, जो यहाँ पर बात कर रहा है कि कोई भी बंदा, कोई भी इंडियन सिटीजन पूरे भारतवर्ष में कहीं भी किसी भी राज्य में फ्रीली मूवमेंट कर सकता है। ओके, कोई रिस्ट्रिक्शन जो है ना दूसरे के ऊपर नहीं लगा सकता। ओके, हालांकि कुछ एरियाज ऐसे हैं जो यहाँ पर रूल्स के तहत जो है यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन अभी है, जो भारत का नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है वहाँ पर, तो वहाँ पर डिस्टर्बेंस रहती है। नागालैंड वाले एरिया में, जो दीमापुर वाला एरिया है मिजोरम वाली साइड में, तो वहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, वहाँ पर आप नहीं जा सकते। लेकिन ओवरऑल पूरे भारतवर्ष में जो है आप मूवमेंट कर सकते हो। ओके, और इसी के चलते आगे बात करें कि जो सप्लाई होती है लेबर की वो होती है डिमांड के हिसाब से। जितनी भी यहाँ पर इंडस्ट्रीज होती हैं अर्बन एरियाज में, तो वहाँ पर जितनी भी यहाँ पर मार्केट की डिमांड होती है ना उस हिसाब से जो है सप्लाई होती है लेबर की। अगर मार्केट की डिमांड ज़्यादा है तो भर्ती ज़्यादा हो जाएगी कि हमें प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ बढ़ानी है। अगर डिमांड कम होगी तो फिर जॉब से निकालना भी पड़ता है। ओके, तो ये पैरामीटर्स होते हैं मार्केट डिमांड, ना कि ये पैरामीटर्स की आप किसी बंदे की हिस्ट्री बताकर जो है उसको कहो कि आप जो है अपॉइंट करो इसको कि इसकी प्लेस ऑफ रेजिडेंस क्या है। ओके, जैसे कि हरियाणा में अभी जो है अभी किया जा रहा है इस ऑर्डिनेंस के जरिए। ओके, तो अभी जो नया लॉ ये लेकर आए, इससे यहाँ पर जो डिफाइन किया है ना लोकल्स को, तो यहाँ पर लोकल कौन है हरियाणा में, वो लोग हैं जो पिछले 15 सालों से या फिर उससे ज़्यादा सालों से जो है हरियाणा में रह रहे हैं। तो उनको यहाँ पर लोकल डिफाइन किया गया है इस ऑर्डिनेंस के जरिए, जो कि हरियाणा सरकार लेकर आई है। और इसके अलावा आगे बात करें कि सन 2014 में चारू खुराना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस हुआ था, जिसमें एक ट्रेड यूनियन ने ना वंचित कर दिया था एक वर्कर को कि वो ना महाराष्ट्र में नहीं रह रहा था पिछले 5 सालों में, जिसकी वजह से उसको नौकरी नहीं मिल सकती। ओके, महाराष्ट्र की किसी फर्म में। तो ये एक तरह की मिसाल है ये केस। ओके, तो इसको जो है ना हम जो है कॉपी कर सकते हैं और जो हरियाणा सरकार जो ऑर्डिनेंस लेकर आई इसको चैलेंज कर सकते हैं। इसके खिलाफ जो जंग है ना वो शुरू कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर बातें की जा रही हैं, मतलब कि डबल जो है ना यहाँ पर मूव लग रहा है जो हरियाणा सरकार है उसका। तो क्या बात है, दोगलापन लग रहा है। मतलब कैसे लग रहा है, कहने पहली बात यहाँ पर कर रहे हैं कि जब लॉकडाउन लगा, ठीक है, उस समय हरियाणा सरकार जो यहाँ पर सीएम थे मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने यहाँ पर अपील की माइग्रेंट वर्कर्स को कि आप हरियाणा को छोड़कर मत जाइए, क्योंकि हरियाणा में ही रहिए, यहीं पर जॉब कीजिए। और दूसरी जो और भी प्रभावशाली रूप से यहाँ पर बात निकल कर आती है वो ये है कि यहाँ पर कोई बोगी है ही नहीं कि जहाँ पर आउटसाइडर जो है यहाँ पर जॉब लेकर जा रहे हैं हरियाणा वाले लोगों की। कहने का मतलब ज़्यादातर जो यहाँ पर माइग्रेशन हो रही है वो इंट्रा स्टेट ही है। ओके, मतलब कि हरियाणा का ही एक आदमी जो है निकल कर दूसरे शहर में जा रहा है, दूसरे का तीसरे शहर में जा रहा है, इस तरीके से यहाँ पर बात कर रहे हैं। आउटसाइडर्स का इम्पैक्ट बहुत कम है।
तो जिसके लिए हम यहाँ पर लक्ष्मण रेखा जो है वो खींच रहे हैं, जो आउटसाइडर्स के लिए ही खींच रहे हैं, तो उनकी पहले से ही जो यहाँ पर जो प्रेजेंस है वो बहुत कम है यहाँ पर। और इसी के चलते यहाँ पर सेंसस की बात कर रहे हैं, ये 2011 का सेंसस है। तो सेंसस एक्चुअली में कब शुरू हुआ था? सबसे पहले ये 1881 में शुरू हुआ था, 1881 में अंग्रेजों ने शुरू किया था ये चीज़ पता लगाने के लिए कि भारत की आबादी हर 10 साल बाद कितनी बढ़ती है और क्या क्या कल्चरल चेंज आती हैं, क्या क्या डेमोग्राफिक और चेंज आते हैं। ओके, तो इसी के चलते 2011 का ये लेटेस्ट सेंसस है हमारे पास। अब 10 साल बाद होगा 2021 में। तो अभी इसमें जो डाटा पाएगा जो 2011 का सेंसस था, तो इसमें कहा गया कि जो इंटरस्टेट माइग्रेंट्स हुई ना अर्बन वर्कफोर्स में 2001 से लेकर 2011 तक, तो अगर नेशनल एवरेज उनकी निकाली जाए वो सिर्फ 8% बनती है। कि जो अर्बन वर्कफोर्स जो है इंटरस्टेट मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में माइग्रेट करी है, तो नेशनल लेवल पर सिर्फ वो 8% एवरेज बनती है। और इसमें ज़्यादातर जो माइग्रेशन निकल कर आती है ना वो इंट्रास्टेट ही है, मतलब एक ही राज्य में। फॉर एग्जाम्पल जैसे उत्तर प्रदेश है, एक कोना उसका नोएडा है और दूसरा कोना उसका मैं वाराणसी सपोज कर लेता हूँ। ओके, हालांकि उसके आगे ही है। ओके, तो वो वाराणसी से नोएडा जा रहे हैं, नोएडा से वाराणसी जा रहे हैं, मतलब इंट्रा स्टेट के अंदर ही घूम रहे हैं। जो लेबर जो है माइग्रेट हो रही है स्टेट के अंदर ही माइग्रेट हो रही है। और आगे यहाँ पर बात करें कि जब हम रिजर्व कर लेते हैं ना कोई भी जॉब लोकल्स के लिए, तो उससे जो कॉम्पिटिटिवनेस होता है, कॉम्पिटिशन बढ़ना होता है, वो खत्म हो जाता है। जिसके पास स्किल होता है, टैलेंट होता है, ठीक है, उसको हम खत्म कर देते हैं। स्किल अवेलेबिलिटी हमारे पास होती है लेकिन उसको अपॉइंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो जो लोकल रेजिडेंस जो वाला जो कंसेप्ट है ना, जो लोकल है उस एरिया में वो नहीं आता है, ठीक है, वो बाहर का है बंदा, इसलिए। तो बिल्कुल यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं अक्सर लेता हूँ, जैसे देखो भारत की क्रिकेट टीम है, तो वहाँ पर टोटल 11 प्लेयर चाहिए। तो आपने सपोज करो रिजर्वेशन रख दी कि सभी राज्य से एक एक जो है प्लेयर वो चुना जाएगा। टोटल 28 राज्य हैं अभी हमारे पास और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। ओके, तो अभी 28 राज्यों से प्लेयर चुने गए रिजर्वेशन के हिसाब से, फिर उनमें से 11 सेलेक्ट किए गए और फिर बाद में टीम बनी। तो ऐसी टीम की जब सिलेक्शन होगी तो जो सिलेक्टर होगा क्या वो आश्वस्त होगा, उसको सेटिस्फेक्शन होगी कि मैंने जो सिलेक्शन की बिल्कुल सही की है। ओके, तो इसी तरीके से जो कंपनीज हैं, जो कंपनीज हैं जब वो जॉब इंटरव्यू लेती हैं, तो अगर उनके सामने आप कंडीशन रख दो कि आपने 75% बंदे वो सिलेक्ट करने हैं जो हरियाणा को बिलोंग करते हैं। ओके, हालांकि टैलेंट जो है सब जगह होता है, लेकिन फिर भी अगर किसी कंपनी के पास कंडीशन है कि आपने 75% बंदे सिर्फ एक ही स्टेट से जो है वो कंसीडर करने हैं, तो उस समय फिर वो ना अगर सिलेक्शन कर भी लेंगे फिर सेटिस्फाई नहीं होंगे कि मैंने जो सिलेक्शन की है क्या बिल्कुल सही है। अगर मेरे पास पूरी अपॉर्चुनिटी होती कि मैं कहीं से भी बंदे को यहाँ पर बुलाता अपने पास, चाहे वो किसी भी राज्य से बिलोंग करता, उसको मैं उसकी इंटरव्यू लेता, उसका टैलेंट चेक करता, फिर उसको अपॉइंट करता, फिर वो सेटिस्फाइड होता और फिर उसको रिजल्ट भी अच्छे मिलने के चांसेस होते। तो ऐसे अगर हम ऐसे ही इंडियन क्रिकेट टीम को बाहर खेलने के लिए भेज दें, फिर भी डर लगा रहेगा। जो आम आबादी ना वो भी सोचेगी कि यार हमने कौन सी टीम भेजी है, पता नहीं जीतेगी कि हारेगी, क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाएगा। ओके, और जो प्रोडक्टिविटी है ना उसमें भी नुकसान होगा। तो इसी के चलते अभी समय है कि दूसरी ओर भारत जो है ना वो अपनी यहाँ पर बाहें खोल रहा है कि वेलकम कर रहा है जितने भी वर्ल्ड लेवल पर जितने भी टैलेंट है वो इंडिया में आए। ओके, इंडिया में आके इन्वेस्ट करें, इंडिया में आके काम करें। जैसे देखो भारत का टैलेंट जो है अमेरिका यूज कर रहा है, जापान जैसी कंट्रीज यूज कर रही है, जर्मन जैसी, यूके जैसी कंट्रीज यूज कर रही है, ठीक है, मतलब कि हमारा टैलेंट वो उधर जाके जॉब कर रहे हैं। तो इस तरीके से वो बाहर से हम इधर भी लेकर आ सकते हैं ना। तो ये यहाँ पर यही चीजें हैं। तो अगर हम अच्छे से चलेंगे, अगर अच्छा कंसेप्ट, अच्छा लॉ लेकर चलेंगे, तभी ये चीजें मुमकिन होंगी। तो हमें जो है ना हम अपने आप को, अपना देश का कोई हिस्सा ऐसे सेल्फ क्वारंटीन में नहीं डाल सकते। तो ये यहाँ पर जो है बुद्धिहीन बात होगी और यहाँ पर खतरनाक बात जो निकल के आ सकती। तो हरियाणा सरकार को यहाँ पर स्क्रैप कर देना चाहिए ये वाला लॉ। तो ये जो है हमारी इकोनॉमी के लिए वो सही नहीं है। और आगे सेकंड आर्टिकल तो यहाँ पर बात कर रहे हैं द इशू इज कंट्रोल नॉट इंसुलेटिंग सेक्टर। कहने का मतलब है अभी कल ही हमने न्यूज़ पढ़ी थी कि चाइना जो है ना, चाइना के रिगार्डिंग भारत सरकार चाह रही है कि जितने भी क्रिटिकल सेक्टर हैं भारत में, मतलब जहां पर हमारी लोकल कंपनीज इतने कैपेबल नहीं कि वहां पर इन्वेस्टमेंट कर सके, तो उन क्रिटिकल सेक्टर्स को खोल देना चाहिए चाइना के लिए कि चाइना वहां पर आके इन्वेस्टमेंट करे और वहां पर अच्छा खासा प्रोडक्शन जो है वही वहां पर भी जो है एक्टिविटीज होनी शुरू हो जाए, वहां की इकोनॉमी जो है सेक्टर्स की वो भी जो है निखरनी शुरू हो जाए। तो इसके तहत जो है गवर्नमेंट रूट, दो तरह के रूट होते हैं कि जिस तरीके से आप एफडीआई जो है भारत में आप लेकर आ सकते हो। एक होता है गवर्नमेंट रूट, दूसरा होता है ऑटोमेटिक रूट। तो गवर्नमेंट रूट में अगर कोई भी एफडीआई आती है तो उसमें गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ती है। गवर्नमेंट जो है सिक्योरिटी चेक करती है कि अगर कोई कंपनी, फॉर एग्जांपल अगर चाइना से ही कोई कंपनी भारत में इन्वेस्ट करेगी तो वो गवर्नमेंट रूट से आएगी। ये कुछ चेंजेस यहाँ पर की थी एफडीआई रूल्स में भारत सरकार ने 2020 में, क्योंकि लद्दाख के साथ हमारा स्टैंड ऑफ चल रहा था, जिसी के चलते भारत सरकार ने बहुत सारी ऐप्स को भी यहाँ पर बैन किया था सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरा यहाँ पर गवर्नमेंट रूट कर दिया था जितने भी चाइनीज इन्वेस्टर्स, अगर कोई भी चाइनीज कंपनी इन्वेस्ट करती है भारत में
तो ऑटोमेटिक रूट में ऐसा होता है कि आप यहाँ पर गवर्नमेंट अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिकली जो भी कंपनी यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहे, जिस कंपनी में करना चाहे, ओके, वो कर सकती है। ओके, तो भारत की कोई कंपनी अगर चाहे कि मैं चाइना की किसी कंपनी को अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करवाना चाहती हूँ, ठीक है, अगर वो ऑटोमेटिक रूट से आती है तो फिर वो डायरेक्ट जाएगी, फिर वो गवर्नमेंट यहाँ पर अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो नए रूल्स कहते हैं वो ये कहते हैं कि भारत की यहाँ पर जो लैंड बाउंड्री जिन भी देशों के साथ टच होती है ना, चाहे वो बांग्लादेश है, चाहे वो नेपाल है, चाहे भूटान है, कोई भी देश है जिसकी लैंड बाउंड्री भारत के साथ टच होती है, अफगानिस्तान तक। ओके, तो आप कहेंगे अफगानिस्तान कैसे भारत का यहाँ पर हिस्सा हो गया? देखो, बेशक जो है पीओके जो कश्मीर जो है वेस्टर्न वाली साइड वाला कश्मीर पाकिस्तान के कंट्रोल के पास है, तो उसी का बॉर्डर टच होता है अफगानिस्तान को, लेकिन फिर भी भारत जो है ना क्लेम करता है कि पीओके भी हमारा है, तो इसी के हिसाब से अफगानिस्तान का भी बॉर्डर हमें टच करता है, ओके, जम्मू कश्मीर को। तो अभी अफगानिस्तान जैसी कंट्री भी अगर भारत में एफडीआई लेकर आना चाहती तो भी वो गवर्नमेंट रूट से ही आएंगी। ओके, ये चेंज किया हुआ है इसमें। और इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं कि क्या भारत को चाइना से इन्वेस्टमेंट यहाँ पर ड्रॉ करनी चाहिए अपने यहाँ, बिना कॉम्प्रोमाइज़ किया अपनी नेशनल सिक्योरिटी को। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं, बहुत सारे लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ऐसी हैं जहाँ पर हमें कंट्रोल की ज़रूरत है, मतलब पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि हम कंट्रोल कर सकें। ओके, और दूसरी ओर भारत एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, आगे बढ़ रही है, और इसको यहाँ पर खुश होना चाहिए अगर कोई भी कंट्री यहाँ पर चाह रही है कि मैं जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करना चाह रही हूँ आपके मुल्क में, बेशक वो चाइना से क्यों ना है। ओके, लेकिन यहाँ पर जो है ना सिक्योरिटी जो कंट्रोल है उसके ऊपर फोकस करने की यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि कंट्रोल कैसे करके चलना है। अगर अच्छे से कंट्रोल कर लेंगे तो फिर आराम से बात बनती जाएगी, इन्वेस्टमेंट आती जाएगी। ओके, तो ये सब चीज़ें होती जो छोटी छोटी बातें जो है हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी। और इसी के चलते आगे बात कर रहे हैं कि किसी भी तरीके का अगर कैपिटल भारत में आता है ना, तो यहाँ पर भारत को काम करना चाहिए अपनी एडवांस नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर, मतलब इस हिसाब से डिटरमाइन करना है। और यहाँ पर जो कंट्रोल है ना वही की एलिमेंट है कि अगर हम चाह रहे हैं कि कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करे तो इस तरीके से कंट्रोल हो कि फॉरेन इन्वेस्टर के बारे में हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए, वो सिर्फ यहाँ पर आए, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करे सिर्फ प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर इसके अलावा इसको और कोई भी चीज़ का लेना देना यहाँ पर इन्वेस्टर को किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट जो है वो नहीं होना चाहिए। ओके, और इसी के चलते आगे बात करें कि क्या चाइनीज़ कैपिटल को, चाइनीज़ पैसे को अलाउ करना चाहिए जो हमारा नेशनल हाईवेज या पोर्ट्स या इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड के जो यहाँ पर जो एरियाज है वहाँ पर इन सेक्टर्स में। तो देखो ये बहुत ना की सेक्टर्स हैं, ये रीढ़ की हड्डी है ये सभी सेक्टर, चाहे नेशनल हाईवे, चाहे पोर्ट्स हैं, चाहे इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स है। तो अभी देखो हाल ही में हमने न्यूज़ पढ़ी थी कि जो मुंबई वाला इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड फेल हो गया था जिसकी वजह से ब्लैकआउट हो गया। ओके, मुंबई में लाइट चलेगी काफ़ी देर तक। तो यहाँ पर भी कहा गया कि चाइनीज़ हैकर्स का ये काम था। ओके, तो मतलब क्वेश्चन मार्क अभी भी है। तो इन की सेक्टर्स को क्या हमें यहाँ पर चाइना का कंट्रोल यहाँ पर होने देना चाहिए, चाइना को अलाउ करना चाहिए कि यहाँ पर जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट करे। सो यहाँ पर देखो ये जो है ज़्यादा कोई लंबे पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ओके, ये कोई निष्क्रिय इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर जिस भी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पर अच्छे तरीके से वो ना यहाँ पर सिस्टम से लिंक हो चुके हैं, अच्छे तरीके से यहाँ पर उनका लॉजिक कंट्रोल है, जैसे एक प्रोग्राम लॉजिक कंट्रोलर होता है, बिल्कुल लिंक है एक दूसरे से। तो यहाँ पर अगर इसकी कमांड जो है हम किसी दूसरी एलियन देश को दे देते हैं, अपने किसी दूसरे दुश्मन देश को दे देते हैं कि आप यहाँ पर आकर बैठ जाओ, यहाँ पर अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट करो और आप यहाँ से प्रॉफिट कमाओ, तो फिर यहाँ पर रिस्क वाली बात हो जाएगी। बिल्कुल जैसे कोई सॉफ्टवेयर से कोई चीज़ अगर हैक करनी हो ना, तो वहाँ पर आप रूटर वगैरह लगा दो, कोई बिट लगा दो। ओके, तो उससे यहाँ पर अगर वहाँ पर कोई ट्रोजन आप छोड़ देते हो, कोई वायरस छोड़ देते हो, तो उससे हाईजैक करने में आसानी होती है। तो बिल्कुल ये हमारे ये जितने भी की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं इनको हाईजैक कर जाएंगे आने वाले समय में, अगर हम इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर, हाईवेज के ऊपर, पोर्ट्स के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स के ऊपर जो है अलाउ कर देते हैं चाइना को कि आप यहाँ पर आके इन्वेस्टमेंट करें। और आगे यहाँ पर बात करें कि कौन सा सामान कहाँ से आ रहा है, ओके, कहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है, किसके द्वारा यहाँ पर जो है सुपरविजन की जा रही है, कौन ध्यान रख रहा है सभी चीज़ों का, ये की क्वेश्चन निकल कर आता है। तो ये इस चीज़ से यहाँ पर डिटरमाइन नहीं होगा कि कौन से यहाँ पर नेशनल ओरिजिन से यहाँ पर जो है जहाँ फॉरेन कैपिटल जो है कौन से यहाँ पर प्रोजेक्ट में जो है लगाया जा रहा है और कहाँ से आ रहा है। ओके, आपको ये चीज़ें आप रहने दो, आप अपने कंट्रोल के ऊपर फोकस करो। तो आप जो है ना इसको कैसे बढ़िया कर सकते हो, जब आप अच्छी डिसीजन मेकिंग दोगे, अच्छे इंटेलिजेंटली आप काम करोगे। ओके, जो जितनी गाइडलाइंस भारत सरकार की तरफ से बनाई गई हैं किसी भी एफडीआई के प्रति, अगर उनको अच्छे से इंप्लीमेंट किया जा रहा है, अच्छे से डिप्लॉय किया जा रहा है, ओके, तो ये सब चीज़ें हैं जिस तरीके से जो भी कमजोरी निकल कर आती है ना इस सेक्टर में, खासतौर पर इन्वेस्टमेंट के सेक्टर में, जिस तरीके से भी हम देखें कि कोई फॉरेन इन्वेस्टर जो है यहाँ पर कंट्रोल कर सकता है, तो इन सब चीज़ों को हम दूर कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करके, इसको आगे बढ़ाकर। और इसी के तहत आगे बात करें कि जो इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है ना,
इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में जो काम कर रही हैं, जो किसी भी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, ओके। तो वो कंपनी जो है वो यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो अगर वो चाह रही हैं तो यहाँ पर वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट अपने आप अपनी कंपनीज में करवाएं, लेकिन विद शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। ओके, डिफरेंशियल वोटिंग राइट में क्या होता है, जब भी हम डीवीआर की बात करते हैं ना, इसमें अगर कोई भी शेयर होल्डर यहाँ पर इन्वेस्ट करता है तो उसके चलते आपको वोटिंग राइट मिलते हैं। तो वो ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो कम भी हो सकते हैं, लेकिन इसके मुकाबले में जो कोई सिंपल इक्विटी यहाँ पर शेयर की जाती है तो उसमें बहुत कम जो है ना वोटिंग राइट मिलते हैं शेयर होल्डर्स को। तो इसमें क्या क्या होता है कि अगर कोई भी कंपनी डिसीजन ले रही है, ओके, तो उसमें जिसके बाद ज़्यादा वोटिंग राइट होंगे तो उसी का फैसला माना जाएगा ना। तो शेयर होल्डर्स को भी यहाँ पर तवज्जो दी जाती है, और इसी के चलते यहाँ पर क्या करना है कि जो डिफरेंशियल वोटिंग राइट है इनको यहाँ पर मेजोरिटी जो जो स्टेक है ना वो भारतीय कंपनीज को अपने पास ही रखना है, कंट्रोल अपने पास ही रखना है। ओके, इंडियंस को यहाँ पर कोई भी इस तरीके का पैक्ट साइन नहीं करना जिससे यहाँ पर हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है ना वो खराब हो। ओके, तो इन सब चीज़ों के ऊपर जो है हमें फोकस करना है। वोटिंग राइट जो है ना यहाँ पर एसोसिएट होने चाहिए शेयर्स के साथ, और अपने अपने जो है नाम जो है ना उनके साथ। ओके, और आखिर में बात करें कि जो यहाँ पर जो फॉरेंसिक ऑडिट है, ओके, तो इसके भी यहाँ पर कंडक्ट हमें करवाने चाहिए। तो ये सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स के हिसाब से ना हो, ये टेक्निकल इक्विपमेंट के हिसाब से भी हो, कि जहाँ पर हमें अभी और ज़रूरत है। तो ये फॉरेंसिक ऑडिट होता क्या है? फॉरेंसिक ऑडिट का मतलब होता है कि किसी भी कंपनी जो यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाह रही है ना, उसका पुराना पूरा फाइनेंशियल रिकॉर्ड देखो कि कैसा बिहेवियर रहा है पुराने समय में, किस तरीके से इसका फाइनेंशियल स्टेटस रहा है। तो इसके बारे में एक बार जानकारी हो जाए ना, तो फॉरेंसिक ऑडिट करने के बाद तो फिर थोड़ा पता लग जाता है कि ये कंपनी आने वाले समय में भगौड़ी होगी या फिर इन्वेस्टमेंट सही मायने में करना चाह रही है किसी प्रोजेक्ट में, ओके, या फिर इसकी मंशा कोई और तो नहीं है। ओके, तो ये सब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो इनको आप टेक्निकल मायने में भी जो है ना आप आगे लेकर आओ फॉरेंसिक ऑडिट को, और साथ ही साथ यहाँ पर जो जो चीज़ें ज़रूरत हैं तो उन चीज़ों के हमें आगे जो है आगे प्रोवाइड करनी होगी अपने जो एंटरप्रेन्योर्स है उनको। तो यहाँ पर उनको मौका देना होगा कि वो जो ग्लोबल कैपिटल है ना उसको अच्छे से असेस कर पाएँ, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको अच्छे से जो है एब्जॉर्ब कर पाएँ आने वाले समय में। तो चलिए अभी थर्ड एडिटोरियल डिस्कस करते हैं। यहाँ पर बात करें पंचतंत्र वर्जन 2021। तो ये पंचतंत्र क्या चीज़ है? तो यहाँ पर 5 सनराइज इंडस्ट्रीज की जो है ना बात की जा रही है भारत के लिए, कि जहाँ पर आने वाले समय में भारत के लिए अच्छी खासी जो है अपॉर्चुनिटीज निकल कर आ सकती हैं, और इन 5 अलग अलग सेक्टर्स के ऊपर हमें अच्छे से फोकस करना होगा। तो शुरुआत में बात कर रहे हैं कि कोविड-19 की वजह से इकोनॉमिक्स जो है वो काफ़ी बुरी तरीके से डिस्टर्ब हुई हैं, जिंदगियाँ डिस्टर्ब हुई हैं, और इसी के चलते यहाँ पर ना बहुत सारी यहाँ पर यूनिक अपॉर्चुनिटीज़ भी निकल कर आई हैं हमारे सामने। अगर हम उनको लीवरेज देना चाहें तो ये हमारे ऊपर है। जैसे जापान की बात करें, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, और उसके बाद चाइना की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये अभी फोकस कर रही है सनराइज फैक्टर्स के ऊपर। सनराइज सेक्टर्स के ऊपर मतलब ये कौन कौन से सेक्टर्स मैं अभी बताता हूँ इसके बारे में। तो उसके चलते इन्हीं सेक्टर्स के ऊपर फोकस करने के चलते ये रिफॉर्म लेकर आ रही हैं, ओके, इनोवेशन लेकर आ रही हैं, किस तरीके से जो है लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए यहाँ पर जो है हम इनके ऊपर फोकस कर सके, ओके, सस्टेन बेसिस के ऊपर जो है इनको ग्रो कर सके आने वाले समय में। तो भारत के क्षेत्र में भी यहाँ पर जो है ना कुछ डिस्रप्टिव ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आने वाले समय में हो सकता है। ओके, तो ये 5 सनराइज एरियाज है ग्रोथ के लिए। तो पहली बात जो कर रहे हैं वो है मोबिलिटी सेक्टर। ओके, मोबिलिटी मतलब जैसे कोई भी आप वाहन खरीदते हो, जैसे कार हो गया, 2 व्हीलर हो गया, 3 व्हीलर हो गया, गाड़ी होगी, कोई भी चीज़। तो यहाँ पर देखो अगर यूएस की बात करें तो वहाँ पर ऑलरेडी जो ना पर 1000 पर्सन 900 लोगों के पास कार्स हैं। ओके, अगर कोई 1000 पर्सन आप उठा लो तो उसमें से 900 लोगों के पास कार्स हैं। तो ये यूएस का डाटा है। अगर यूरोप की बात करो तो यहाँ पर 800 लोगों के पास कार्स हैं अगर पर 1000 पर्सन। लेकिन जब भारत की बात करोगे ना तो यहाँ पर सिर्फ 20 लोगों के पास कार है पर 1000 पीपल। तो देखो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है ना हमारे सामने खड़ी है। मतलब कि जो कार्स वाला जो सेक्टर है, तो मतलब अभी कितने बड़े पैमाने पर लोगों को गाड़ियाँ चाहिए। ओके, तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है, तो इसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसमें हम क्या करना चाहेंगे, यहाँ पर कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो ना जितना भी हमारा लो शेयर है व्हीकल्स का पर कैपिटा के हिसाब से, तो इनको एज ए ह्यूज एडवांटेज हम जो है इसको चेंज कर सकते हैं। तो हम कैसे चेंज कर सकते हैं? आपको अफोर्डेबल, असेसिबल और क्लीन मोबिलिटी इकोसिस्टम जो है ना वो प्रोवाइड करना होगा अपने देश के लोगों को। मतलब इस प्राइस में व्हीकल उतारो और इस तरीके का उतारो कि एनवायरनमेंट को ख़राब ना करे। अगर बड़े पैमाने पर अगर 1000 आउट ऑफ 1000 भी हो जाता ना, मतलब 1000 लोगों के पास पर 1000 पर्सन व्हीकल्स हैं, तो अगर वो क्लीन मोबिलिटी इकोसिस्टम है, मतलब कि पोल्यूशन वगैरह पैदा नहीं करे, तो बहुत बढ़िया चीज़ होगी वो आने वाले समय में। अगर वो उसको आप सस्ते दामों में भी आप प्रोवाइड करते हो तो। और इसी के चलते यहाँ पर बात करें कि जो एवरेज प्राइस है एक लिथियम बैटरी का, वो सन 2010 में $1000 था। ओके,
तो अभी ये गिरकर कितना हो गया है, $137 पर किलोवाट और के हिसाब से। ओके, तो 2010 में कितना था, $1000 पर किलोवाट और। ओके, तो अभी जो कितना हो गया, अभी हो गया $137 पर किलोवाट और। तो काफ़ी जो है गिरावट देखने को मिली है लिथियम बैटरी के प्राइस में, और इसको आने वाले समय में और नीचे गिर सकता है, ये $100 के आसपास जा सकता है आने वाले 3 सालों में। तो देखो ये जो यहाँ पर जितना ये प्राइस गिरता जाएगा ना, तो इतना यहाँ पर जो है ना माइलेज बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, उतने ये कॉस्ट कॉम्पिटिटिव जो है वही होती जाएगी और फायदा पहुंचाएगी भारत की इकोनॉमी में और भारत का जो ईवी सेक्टर होगा इसमें। और इसके अलावा आगे बात करें कि ईवी सेगमेंट को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ना ऑलरेडी बहुत सारे जो है इंटरवेंशन कर चुकी है। जैसे यहाँ पर लोअर जीएसटी स्ट्रक्चर है, मतलब अगर आप कोई ईवी व्हीकल खरीदते हो तो वहाँ पर जीएसटी के थ्रू खर्चा जो है, टैक्स जो है कम लगेगा। इसके अलावा जो लोन भी अगर आप उठाते हो तो वहाँ पर आपको कम इंटरेस्ट देना होगा अगर आप ईवी के लिए लोन लेते हो। और साथ ही साथ जो है यहाँ पर एक स्कीम जो है भारत सरकार की ओर से चलाएगी जिसका नाम है फेम 2 स्कीम, जिसका फुल फॉर्म निकल कर आता है फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ओके, तो ये फेम 2 ये दूसरा दौर चल रहा है। पहली बार ये जो स्कीम लागू हुई थी ये सन 2015 में हुई थी, तो जिसके तहत जो है आप जो है ना कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है परचेज अगर करते हो तो उसमें आपको सब्सिडीज मिलेंगी। ओके, तो ये यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है ईवी सेक्टर में। और इसके अलावा जो 2 व्हीलर्स का सेक्टर है, तो यहाँ पर ये जितने भी टोटल व्हीकल पॉपुलेशन है पूरे भारत में, चाहे वो 2 व्हीलर है, चाहे 3 व्हीलर, चाहे वो ट्रक है, चाहे बस है, कुछ भी है, उसमें से 70% का शेयर जो है ना वो 2 व्हीलर्स का है। और इसी के चलते जो 3 व्हीलर ईवी इकोसिस्टम है वो आने वाले समय में भारत के लिए एक अच्छा जो है ह्यूज अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो हमें यहाँ पर जो है ना लोएस्ट कॉस्ट ग्लोबल मैन्युफैक्चरर जो है वो बना सकती है। तो इससे काफ़ी फायदा होगा हमारी इकोनॉमी का, और जॉब अपॉर्चुनिटीज भी जो है वो भी काफ़ी बढ़ सकती हैं। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर फोकस करना चाहते तो उस कैटेगरी में हमें फोकस करना होगा ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर। तो ग्रीन हाइड्रोजन को यहाँ पर जो है नेक्स्ट जनरेशन एनर्जी कैरियर कहा जा रहा है। तो ग्रीन हाइड्रोजन बेसिकली क्या होता है, जैसे देखो वाटर पानी है ना, तो पानी को यहाँ पर डाला जाता है इलेक्ट्रोलाइजर में। ओके, या ये कह लो कि पानी में इलेक्ट्रोलाइजर डाल दिया जाता है, जिससे क्या होता है पानी में से जो हाइड्रोजन है वो अलग हो जाता है, ऑक्सीजन जो है वो अलग हो जाती है। तो ये जो हाइड्रोजन निकल कर आती है ना, इसको स्टोर कर लिया जाता है कंप्रेस करके किसी भी सिलेंडर में। ओके, तो यहाँ पर इसको बोला जाता है ग्रीन हाइड्रोजन हमने प्रोड्यूस की है। तो इसका यहाँ पर आने वाला जमाना बताया जा रहा है। तो इसके अलावा जो न्यू एज टेक्नोलॉजीज निकल कर आ रही है, तो उसमें जैसे पॉलीमर मेम्ब्रेन बेस्ड इलेक्ट्रोलीजर, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं आने वाले समय में हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए। इसके अलावा जो एडवांस फ्यूल सेल्स जैसे सॉलिड डाइऑक्साइड फ्यूल सेल्स हैं, ओके, तो यहाँ पर इनको यूज़ कर सकते हैं आने वाले में जो हाइड्रोजन इकोनॉमी होगी, हाइड्रोजन के ऊपर चलने वाले वाहन होगी उनके ऊपर। और इंडिया ने यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर जो है सक्सेस भी अचीव की है कि यहाँ पर अपना कंट्रीब्यूशन देते हुए खासतौर पे रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में। तो यहाँ पर जो सोलर प्राइसेस हैं वो भी यहाँ पर काफ़ी कम हुए, तो 1.99 जो है रुपीस निकल कर आता है, हमारे कॉस्ट निकल कर आती है पर किलोवाट और के हिसाब से। ओके, तो ये सोलर एनर्जी के मायने में ये जो है कॉस्ट निकल कर आती है, इसके बारे में ये चीज़ बात की जा रही है। तो इन्हीं प्राइसेस के चलते जो है हम जो है ग्रीन पावर जो है ना उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं ग्रीन हाइड्रोजन के लिए भी फ्यूचर में। तो आने वाले समय में काफ़ी जो है उछाल जो मिल सकता है आपको जो हमारी मोबिलिटी सिस्टम है वहाँ पर। और इसके अलावा जो दूसरा सेक्टर है, दूसरा सनराइज सेक्टर है, वो है एडवांस सेल केमिस्ट्रीज। तो यहाँ पर एक रिपोर्ट है, एक स्टडी है जो कि यहाँ पर जारी की गई है अप्रैल 2019 में नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट। ओके, रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट, इन दोनों के द्वारा एक स्टडी की गई है। तो जिसमें ये एक चीज़ कंक्लूड की गई कि भारत का यहाँ पर जो ईवी बैटरीज का जो क्षेत्र है ना, ईवी बैटरीज का क्षेत्र, तो वो 2030 तक $300 बिलियन का हो सकता है। ओके, तो सिर्फ ईवी बैटरीज के क्षेत्र की बात कर रहे हैं अभी। ओके, तो अगर इसमें और इनोवेशंस होती हैं तो जो खास तौर पर जो सॉलिड स्टेट बैटरीज हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अगर उनको हम कमर्शियल प्रोमिस के तौर पर यूज़ करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, और साथ ही साथ जो नई टेक्नोलॉजी निकल कर आई जिसको हम लिथियम सॉलिड स्टेट बैटरीज कहते हैं, तो यहाँ पर इनके मामले में पुरानी वाली जो बैटरीज है ना उनमें हमें इनोवेशन ज़्यादा करनी होगी, क्योंकि अभी जो नई टेक्नोलॉजी निकल कर आ रही जो वो लिथियम बेस्ड ही ज़्यादातर बैटरीज, तो यहाँ पर वो एक तरह की हेजोमनी जो है ना बना सकती है आने वाले समय में दूसरी टाइप की जो बैटरीज है उनके खिलाफ। तो जो खास तौर पे जो लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट बेस्ड बैटरीज है ना, तो उनके सामने बड़ा चैलेंज है। तो आमतौर पे देखो जो घरों में आपके इन्वर्टर लगे होते हैं तो वहाँ पर जो बैटरी यूज़ होती है वो लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट बेस्ड बैटरी होती है। तो अगर आप कहो कि उस बैटरी को आप किसी ईवी गाड़ी में बोल के ये बोल दो कि गाड़ी बहुत लंबा चलेगी, तो वो मुमकिन नहीं है। ओके, तो वो बैटरी ईवी के लिए नहीं बनी है। ओके, तो उसका लाइफ टाइम बहुत कम होगा। तो इसके मुकाबले जो लिथियम आयन जो बैटरी बनाई गई ना, तो वही जो है कारगर हो रही है। तो नई टेक्नोलॉजी जो है उसी के ऊपर फोकस कर रही है। और इसी के चलते आगे बात कर रहे हैं
कि भारत सरकार ने ना यहाँ पर भी बैटरीज के क्षेत्र में भी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो स्कीम है इसको लागू किया है। तो इसके तहत जो है यहाँ पर पैसे देगी आने वाले 5 सालों में। तो जो बैटरीज का क्षेत्र है वो भी शामिल है। ओके, तो यहाँ पर जो बहुत सारी डिस्ट्रप्शंस भी निकल कर आती है। अगर हम लिथियम आयन बैटरी के अलावा जो दूसरी बैटरीज की ओर अगर देखते हैं, जैसे सोडियम आयन की बैटरीज हैं, सिलिकॉन एंड जिंक बेस्ड बैटरीज है, तो यहाँ पर ये नई टेक्नोलॉजी के सामने जो है इतना कारगर नहीं है। तो यहाँ पर भारत को पूरा फोकस करना होगा, लीड करना होगा मैन्युफैक्चरिंग में और इसका स्केल और बढ़ाने में। खासतौर पर जो यहाँ पर न्यू एज केमिस्ट्रीज निकल कर आ रही हैं, जो नई टेक्नोलॉजी की बैटरीज निकल कर आ रही है उनके मामले में। और यहाँ पर जो है एक एडवांस बैटरी स्टोरेज जो है ना वो प्रोवाइड करनी होगी। देखो, अगर हम अकेले यही बात कर दें कि सिर्फ ईवी के ऊपर फोकस कर दें, तो ईवी तो फिर एक डब्बा हो जाएगा सिर्फ, जब तक उसमें अच्छी खासी बैटरी नहीं होगी। तो जब तक बैटरी के ऊपर अच्छा खासा फोकस नहीं हो जाता, उसकी स्टोरेज जो है वो नहीं बढ़ाई जाती, तब तक जो है नुकसान रहेगा। ईवी मतलब कहने का मतलब, अगर आप कोई व्हीकल चलाना चाह रहे हो तो आप एक बार में उसको चार्ज करके बैटरी में डालोगे तो कम से कम 300-400 किलोमीटर तो वो चलनी चाहिए ना, उसकी इतनी बैटरी स्टोरेज तो हो। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं जिस तरीके से टेक्नोलॉजी को आप इंप्रूव करोगे, उसको आगे बढ़ाओगे, जितना स्केल बढ़ाते जाओगे उसी पैमाने पर जो है यहाँ पर ये सेक्टर जो है ये फैलेगा। और अभी बात करें तीसरे सेक्टर की, तो तीसरा सेक्टर कौन सा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसके ऊपर भी जो है अच्छा खासा फोकस देने की यहाँ पर बात करें, तो यहाँ पर बात करें कि जितने भी वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनीज है ना टेक्नोलॉजी और डिजिटल कंपनीज के मामले में, तो यहाँ पर जितनी भी 10 में से जो 8 कंपनीज निकल कर आ रही, तो यहाँ पर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर यहाँ पर फोकस कर रही हैं। और इसी के रिगार्डिंग जो है यहाँ पर फास्टेस्ट ग्रोइंग जो है जॉब्स निकल कर आ रही हैं। तो किन किन क्षेत्र के मामले में? पहली यहाँ पर बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट, और दूसरा है डाटा साइंटिस्ट। ओके, तो इनकी जॉब्स की यहाँ पर भरमार निकल कर आ रही है। तो आने वाले समय में भी यहाँ पर अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज जो है वो होगी। तो यहाँ पर एक 2017 की एक कैंचर रिपोर्ट है। ओके, तो यहाँ पर जिस रिपोर्ट का नाम है रीवायर फॉर ग्रोथ। ओके, तो यहाँ पर जो फोरकास्ट किया गया, ये कहा गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो पोटेंशियल है वो बहुत बड़ा है भारत की यहाँ पर इकोनॉमी के क्षेत्र में। तो यहाँ पर जो एनुअल ग्रोथ इस सेक्टर की हो सकती है 2035 तक, वो यहाँ पर 1.3 परसेंटेज पॉइंट्स के हिसाब से जो है हो सकती है आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भारत में। और यहाँ पर जो ये 1.3% निकल कर आता है ना, ये निकल कर आता है वैल्यू के हिसाब से $957 बिलियन। ओके, और 15% ऑफ द ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय 2035। तो ये जीवीए क्या होता है? देखो, एक तो होती जीडीपी जो कि हम मेजर करते हैं पूरी कंट्री की बाउंड्री के हिसाब से कि एक साल में कितने ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो प्रोड्यूस की गई हैं, कितनी वैल्यू के। ओके, और बिल्कुल इसके उल्ट होता है जीवी में। क्या होता है? हम यहाँ पर ये चीज देखते हैं कि किसी एक प्रत्येक सेक्टर में, तो यहाँ पर किस सेक्टर की बात चल रही है? यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात चल रही है। तो इस सेक्टर में एक साल में कितनी वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो प्रोड्यूस किए गए हैं। ओके, तो उसको हम बोलते हैं जीवीए। ओके, सेक्टर वाइज बोलते हैं जीवीए, कंट्री वाइज बोलते हैं जीडीपी। तो 2035 तक जो जीवीए वो 15% तक होगी। ओके, तो आने वाले समय में काफी अच्छा खासा स्कोप है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी भारत में। तो इसके रिगार्डिंग आगे बात कर रहे हैं कि भारत जो है ना दुनिया का अकेला ऐसा देश है पूरी दुनिया में से जहां पर डाटा जो है ना बहुत सस्ता है। जो इंटरनेट डाटा है, मतलब जो आप प्लान वगैरह लेते हो डाटा के, वो सबसे सस्ते हैं भारत में। बाकी पूरी दुनिया में महंगे ही हैं जो 4G के प्लान आप ले रहे हो। तो इससे 650 मिलियन के ज़्यादा जो है हमारे यहाँ पर इंटरनेट यूजर्स हैं। कोई 700 मिलियन बोलता है, कोई 650 मिलियन बोलता है। ओके, तो इससे ज़्यादा जो है हमारे यहाँ पर यूज़र हैं भारत में, इंटरनेट यूज़र। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हर 3 सेकंड में कोई एक नया यूज़र जो है ना वो ऐड होता है। ओके, मतलब इस तरीके से इतने बड़े पैमाने पर जो है हमारा नेटवर्क है, इतने बड़े पैमाने पर जो है हमारे इंटरनेट यूजर्स हैं। तो अभी क्या करना है, हम एक डाटा रिच कंट्री है। ओके, अभी डाटा रिच से हमें कन्वर्ट करना है डाटा इंटेलिजेंट की ओर। ओके, और अच्छे तरीके से जो है ना इस डाटे को हमने क्लीन करना, स्ट्रक्चर करना, और अच्छे तरीके से इसको रेगुलरली इसकी यहाँ पर सप्लाई रखनी है। ओके, तो यहाँ पर काम करना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्चर्स के साथ, ताकि जो कि हम सोल्यूशन निकाल सकें। जो बीमारियां हैं जैसे ट्यूबरक्लोसिस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप टीबी बोलते हो, कैंसर हो गया। ओके, इसके अलावा जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है इसको कैसे एनहांस कर सके, तो वहां पर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफी अहम रोल है। तो मुझे आप एक कमेंट बॉक्स में ना कोई 2 एग्जाम्पल बताइए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो ये आपकी ड्यूटी है, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर हम एक अच्छी पॉलिसी एनवायरनमेंट बनाते हैं ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, तो उसके साथ साथ अगर हम अच्छा डाटा जो है उसको प्रोवाइड करते हैं, इसके अलावा जो हंगरी एंटरप्राइजेस हैं, जहाँ प्रोडक्ट मैनेजर्स हैं, अगर उनको हम अपॉइंट करते हैं, मतलब हंगरी कहने का मतलब जिनको यहाँ पर रिसर्च करने की भूख है। ओके, तो अगर वो उनको आगे लेकर आते हैं तो वो क्रूशियल है इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आगे बढ़ाने के लिए। तो इंडिया को यहाँ पर जरूरत है कि जितने भी इसके एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं
उनको सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में तब्दील करे। मतलब एक्सेलेंसी चीज़ जो है ना वो निकल कर आए, अच्छे खासा टैलेंट जो है ना, वर्ल्ड क्लास जो टैलेंट है वो हम प्रोड्यूस करें डाटा साइंस के क्षेत्र में, और यूज़र इंटरफेस या फिर यूज़र एक्सपीरियंस के क्षेत्र में, इसके डिज़ाइन के क्षेत्र में, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साइंटिस्ट के क्षेत्र में। तो अच्छा खासा स्कोप जो है आने वाले समय में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं 5G टेक्नोलॉजी की, तो यह 4 नंबर का यहाँ पर सनराइज सेक्टर है। तो यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि जो 5th जनरेशन मोबाइल नेटवर्क टेक्नोलॉजी है ना, तो यहाँ पर एक तरह का शिफ्ट लेकर आ सकता है लोगों को आपस में जोड़ने के लिए, या फिर डिवाइसेस या ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए, या फिर फास्टर और बेटर कम्युनिकेशन को यहाँ पर इंश्योर करने के लिए। और ये जो है ना बैकबोन होगी जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 होगा उसकी। तो यहाँ पर देखो बहुत सारे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुके हैं, तो अभी का जो रेवोल्यूशन चल रहा है ना, इसको यहाँ पर डिजिटल रेवोल्यूशन भी कहा जाता है और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 भी कहा जाता है। ओके, तो पुराने समय में जो यहाँ पर रेवोल्यूशन आए तो वो इंडस्ट्री के साथ रिलेटेड होते थे, जब हम फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करें तो। ओके, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आए हैं, इन तीनों का टाइम एरा क्या था, कौन से टाइम से लेकर कौन से टाइम तक जो है अलग अलग जो है ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन रहे हैं। तो इसके बारे में कमेंट बॉक्स में आप आंसर कीजिए। तो आने वाले समय में ये बैकबोन होगी 5G टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जिसके ऊपर जो है, जिसके बिहाफ पर क्रिप्टो करेंसी जो है वो काम करती है। तो क्रिप्टो करेंसी, दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी कौन सी है, वो है बिटकॉइन। तो बिटकॉइन की जो एक बिटकॉइन की वैल्यू है ना, वो 40 से 50,000 US डॉलर के बीच में रहती है, कभी 50,000 डॉलर भी पार कर जाती है। मतलब इतनी ज्यादा वैल्यू है एक बिटकॉइन की। ओके, तो यहाँ पर आने वाले समय में भारत सरकार भी जो है, RBI जो है वो भी जो है अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगी जिसका नाम होगा भारत कॉइन। ओके, वो भी जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर ही काम करेगी। ओके, और इसके अलावा और भी जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं तो वहां पर भी अच्छा खासा काम करेगी 5G टेक्नोलॉजी। ओके, तो इसके रिगार्डिंग आगे बात करें कि भारत जो है ना अभी थोड़ा लेट हो गया 2G 3G और 4G टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करने में, थोड़ा पीछे रह गया। ओके, तो अभी जो 5G यूजर है ना, अभी जो आने वाले समय में जो डाटा एक्सपीरियंस करेंगे, जो रेट होगा इसका वो 10 गुना ज़्यादा होगा 4G के मुकाबले। और इसके अलावा जो स्पेक्ट्रम एफिशिएंसी होगी वो भी 3 गुना ज़्यादा होगी। और जो लेटेंसी निकल कर आएगी, लेटेंसी इन मिली सेकेंड्स, वो भी 10 गुना ज़्यादा होगी। कहने का मतलब लेटेंसी क्या होती है, लेटेंसी का मतलब होता है कि 1 मिली सेकेंड में कितने अमाउंट ऑफ डाटा जो वो ट्रांसफर हो रहा है। ओके, जितना ज़्यादा होगा 1 मिली सेकेंड में, उतना ज़्यादा आपकी एफिशिएंसी, उतनी ज़्यादा स्पीड निकल कर आएगी आपके इंटरनेट कनेक्शन की। तो ये भी 10 गुना ज़्यादा होगी लेटेंसी। तो अभी इसके अलावा आगे बात करें कि पर स्क्वायर किलोमीटर में अब जो है ना, एक टावर के साथ जो है 10 लाख डिवाइसेस को जोड़ा जा सकता है। जैसे कोई 1 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, वहां पर एक टावर लगा है जिससे आपको इंटरनेट कनेक्शन मिल रहा है उस कंपनी का। ओके, तो 10 लाख डिवाइसेस को जोड़ा जा सकता है। ओके, और अभी जो 4G टेक्नोलॉजी उसके तहत सिर्फ 1 लाख डिवाइसेस ही जुड़ते थे 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। और इसके साथ साथ जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नोलॉजी है, ठीक है, तो वहां पर भी जो अच्छा खासा जो है यहाँ पर इंपैक्ट मिलेगा 5G टेक्नोलॉजी का। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहने का मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसको इंटरनेट की जरूरत है, जैसे लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया। तो अभी मैं एग्जांपल लूँ तो जो टेस्ला की गाड़ियां बन रही हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो अमेरिका में बन रही हैं, तो उनको भी जो इंटरनेट से कंट्रोल करके जो है ना, आप उसको कंट्रोल करके चला सकते हो। मतलब अगर आप उसको बोलोगे कि पार्किंग से बाहर निकल कर आगे चलकर आए, तो इस तरीके से भी वो जो है कंट्रोल सिस्टम उसका काम करता है। ओके, मतलब वो गाड़ी भी अभी इंटरनेट से काम करती है। ओके, इस तरीके से टेक्नोलॉजी जहां जहां पर भी इंटरनेट का यूज हो तो वहां पर हम वर्ड यूज करते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ओके, और इसी के चलते आगे बात कर रहे हैं कि अभी आने वाले समय में मैसिव डेंसिटी हो जाएगी डिवाइसेस की। ओके, तो कनेक्टिविटी सभी सेक्टर्स में बढ़ जाएगी। तो उस समय जो एक क्वेश्चन निकल कर आएगा वो होगा सिक्योरिटी। मतलब कि जो भी डाटा रखा है, जो भी टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है अलग अलग डिवाइसेस में, क्या कोई सिक्योरिटी है? ऐसा तो नहीं है कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जाए तो साइबर क्राइम भी साथ साथ बढ़ता जाए। तो साइबर क्राइम हालांकि बढ़ेगा तो जरूर, लेकिन इसके ऊपर काबू पाया जा सकता है अगर गवर्नमेंट शुरुआत से ही जो है इनिशिएटिव्स लेकर, जैसे अभी देखो गवर्नमेंट जो है नए रूल्स लेकर आई है एथिक्स के, जो नया कोड लेकर आई कि सोशल मीडिया के ऊपर कोई फेक न्यूज़ जो है, अगर कोई भी यहाँ पर गलत चीज़ जो है वो नहीं चला सकते आप। तो ये शुरुआती स्टेप्स हैं भारत सरकार के। और इसके अलावा आगे बात करेंगे जो लाइसेंस कंडीशंस है 5G की, यहाँ पर ये सब चीज़ें इंश्योर करें कि जितनी भी इंडियन कंपनीज हैं तो यहाँ पर असेस कर रही हैं, तो यहाँ पर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है ना ग्लोबल प्लेयर्स के, अगर तो उनको भी थोड़ा ध्यान में रखें। ओके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है? देखो, अगर इसको आमतौर पे हम मेडिसिन के क्षेत्र में यूज करते हैं, मैं एग्जांपल लेता हूँ मेडिसिन के क्षेत्र में, कहीं पर भी इसको यूज कर सकते हो। ओके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को। तो देखो अमेरिका ने एक वैक्सीन बनाई। ओके, तो वैक्सीन का हो गया वहां पर पेटेंट हो गया, मतलब कि अब उस वैक्सीन की पेटेंट होगी जिसने रिसर्च की, तो अभी वो अपना पेटेंट बेचेगा किसी कंपनी को, तभी वो कोई कंपनी जो है ना
उस पेटेंट से उस वैक्सीन को बना सकती है। ओके, तो ये जब पुराने समय में जो बीमारियां फैली थी और खास तौर पे जो पोलियो की वैक्सीन बनी थी उसकी भी ऐसे रिसर्च हुई थी। जिसने ये रिसर्च की थी ना, उसने इस पेटेंट करवाया ही नहीं उसने इस टेक्नोलॉजी का। उसने पेटेंट इसलिए नहीं करवाया कि अभी पोलियो का जो यहाँ पर इलाज है ना, वो पूरी दुनिया में उसकी ज़रूरत है, तो उसने ऐसे ही उसको दे दिया कि सभी कंपनीज बनाएं वैक्सीन को और इसके टीके लगवाएं या ड्रॉप्स पिलाएं बच्चों को, ताकि कि उनको पोलियो जैसी बीमारी ना हो। तो इसी के चलते हर एक अगर कोई पेटेंट करवाता है तो उसका यहाँ पर 10 से 12 साल का, जैसे ज़्यादा साल का जो है यहाँ पर उसका एक उसका एज रहता है, मतलब कि एक टाइम होता है जिसके बाद वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है वो पास हो जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं। फिर जब वो एक्सपायर होता है ना, तब कंपनीज क्या करती हैं, वहाँ उस वैक्सीन को उठाती हैं और उसकी प्रोडक्शन चला देती हैं। तो भारत में ज़्यादातर फार्मास्यूटिकल सेक्टर में ज़्यादातर जो वैक्सीन बनती है ना, सॉरी जो दवाइयाँ बनती है, मेडिसिन बनती हैं, तो ज़्यादातर वो कॉपी होती हैं। कॉपी इस हिसाब से होती है कि जिनका जो लाइसेंस जो पेटेंट है वो एक्सपायर हो चुका है। ओके, और इसी तरीके से जो 5G टेक्नोलॉजी के मायने में भी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है ना, उसको यहाँ पर जो है ना सम्मान देकर जो है आगे बढ़ना है, खासतौर पे जो इंडियन कंपनीज है उनको। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं फेयर, रीजनेबल एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी टर्म्स जो है इनको फॉलो करके चलना है। तो यहाँ पर भारत जो है ना अपने दम पर जो है 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर, इकोसिस्टम के ऊपर एंड टू एंड जो है सिस्टम जो है वो क्रिएट कर सकता है आने वाले समय में। और जो लास्ट वाला यहाँ पर सनराइज सेक्टर है वो है जेनोमिक्स। तो यहाँ पर जो है ना जेनोम सीक्वेंसिंग होती है, जो आपके जीन्स होते हैं अंदर, ठीक है। तो एक एक जीन जो है एक एक तरह का ऑर्गेनिज्म है जो कि किसी ना किसी तरीके से फंक्शन करवाता है आपके अलग अलग ऑर्गन्स को। तो जब इनका समूह इकट्ठा होता है तो उसको हम डीएनए भी कह देते हैं कि किसी बॉडी का डीएनए क्या यहाँ पर बन रहा है, उस हिसाब से क्या क्या बीमारी है, तो उस बीमारी का इलाज ढूंढा जा सकता है अगर किसी की जेनोम सीक्वेंसिंग हम जो है अच्छे से कर लेते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को लीवर की बीमारी है, गुर्दे की बीमारी है, मतलब कोई भी बीमारी है, तो अगर उसका जेनोम सीक्वेंसिंग मतलब कि पूरा साइंटिफिक तरीके से उसकी हिस्ट्री जानी जाए ना, कि जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें यहाँ पर क्या क्या चीज़ें बनी हुई हैं, और अगर कोई बीमारी बन रही है तो उसका रीज़न क्या है, तो तब उसका इलाज भी संभव है। तो इसको इस पूरे के पूरे प्रोसेस को, साइंटिफिक प्रोसेस को हम जीनोम सीक्वेंसिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर जो अभी रिसेंट फाइंडिंग्स निकल कर आई हैं, तो यहाँ पर जीनोमिक हिस्ट्री में तो यहाँ पर ये चीज़ पाई गई, अगर हम सस्ता जो है ना यहाँ पर कॉस्ट इफेक्टिव जेनेटिक टेस्टिंग जो है प्रोवाइड करते हैं, तो उससे जो है बहुत बड़े पैमाने पर जो है हेल्थ के सेक्टर में, पब्लिक हेल्थ के सेक्टर में जो है यहाँ पर इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो इसी के चलते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिजन नाम का एक प्रोजेक्ट जो था पिछले साल लॉन्च किया था, जहाँ पर कुछ लोगों का 1000 इंडिविजुअल्स का यहाँ पर जो है फुल जीनोम सीक्वेंस किया गया था। जीनोम सीक्वेंसिंग उनकी हुई थी और जो भी डाटा उनका निकल कर आया था उनको स्मार्ट कार्ड के रूप में उनको सौंप दिया गया था। तो इसी के चलते यहाँ पर बात करें कि बहुत सारी सोल्यूशन जो है डीएनए के ऊपर निकल कर आ सकते हैं आने वाले समय में। तो हमें इनके ऊपर कोशिश करना है। ओके, जितने भी रिस्क फैक्टर्स निकल कर आते हैं उनको यहाँ पर कोशिश करनी है कि कम से कम करें। जितने यहाँ पर शार्पली रिड्यूस होगा ना, तो वहाँ पर जितने इंसिडेंट्स यहाँ पर रिड्यूस होंगे, उतनी यहाँ पर बीमारियों की यहाँ पर इंसिडेंस जो है वो भी कम होना शुरू हो जाएंगे। तो जितनी तरह की बीमारियां का अगर नए तरीके से पता लगाना, जितने ज़्यादा जीनोम होंगे ना, उतने ज़्यादा तरीके की बीमारियों को पता चलेगा कि कौन कौन सी बीमारियां भविष्य में किसी इंसान को हो सकती हैं। देखो अभी भी बीमारियां गिनी चुनी हैं, लेकिन और भी क्या फ्यूचर में हो सकती हैं इसके बारे में पहले से आपको जो है एक जो है ना एक हिंट मिल जाएगा। अगर आप जीनोम सीक्वेंसिंग करवाते हो तो बहुत सारी डिजीज का सोल्यूशन मिल सकता है, पहले से ही बीमारी का कंट्रोल हो जाएगा तो इंसान बच सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं टीबी जैसी बीमारी की बात करूं, तो उसकी भी अगर जेनेटिक सीक्वेंसिंग होती तो ये चीज़ पता लग सकती है कि ये बीमारी पीछे से तो नहीं चलती आ रही, मतलब किसी के बाप को भी टीबी था, उसके बाप को भी टीबी था, मतलब कि उनकी मृत्यु होगी टीबी की वजह से, तो यही इम्पैक्ट उनके आगे जो फ्यूचर जनरेशन उनके ऊपर भी पड़ सकता है ना। तो उनको तो बचा सकते हैं हम, जो नई फ्यूचर जनरेशन है। तो इसके रिगार्डिंग अगर जीनोम सीक्वेंसिंग होती है टाइमली तो फिर फ़ायदा हो सकता है। अगर टाइमली नहीं हुई, बीमारी लग गई, तो फिर बाद में क्या फ़ायदा। ओके, तो इसी तरीके से भारत को यहाँ पर आगे बढ़ना है। एबिलिटी है भारत के पास, अलग अलग सेक्टर्स में जो है ना पोटेंशियल भारत के पास अच्छा खासा है। तो सस्टेन ग्रोथ जो है हम यहाँ पर अटेन कर सकते हैं, एडवांसमेंट अटेन कर सकते हैं, और जॉब क्रिएशन भी बहुत बड़े पैमाने पर जो है हम कर सकते हैं। तो ये राइटर जो है इस पूरे आर्टिकल के वो हैं सीईओ नीति आयोग के, जिनका नाम है अमिताभ कांत। और आगे यहाँ पर बात करें कि कैंट डू विदाउट कोल। तो एक डाटा सामने आया जहाँ पर जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, तो उनके द्वारा ये कहा गया है कि ये बिल्कुल अनफेयर बात होगी अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज को, जैसे इंडिया, इसको ये कहते हैं कि आप कोल को यूज़ ना करें। ओके, आप जो है कोल को यूज़ नहीं कर सकते पावर के लिए बिना किसी यहाँ पर जो है फाइनेंशियल एड के। ओके, कहने का मतलब इनको किसी ना किसी तरीके से हमें फाइनेंशियल एड देते रहना है कि ये कोल को भी यूज़ करें, अपनी पावर सेक्टर को भी यहाँ पर जो है आगे बढ़ोतरी इनकी करती रहें। तो जहाँ की ये बात करें कि 60% यहाँ पर डिपेंडेंस है ये कोले के ऊपर है। अगर यहाँ पर ये पावर के बारे में बात करें या फिर जॉब्स की यहाँ पर क्रिएशन की बात करें, तो यहाँ पर 60% डिपेंडेंस कोले के ऊपर है। ओके, भारत की यहाँ पर बात करें तो ये थोड़ा सा डाटा है सन 2000 से,
जहां से अब तक जो है 2019 तक कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं कि हमने पावर सेक्टर में कोल को यूज करके कितनी यहाँ पर वृद्धि हासिल की है पावर जनरेशन में। तो ये मेगावाट में डाटा है। तो ये चाइना पहले नंबर पर, यूएस दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर इंडिया है जिसने 2,28,964 जो है मेगावाट की अभी तक जो इलेक्ट्रिसिटी जो कैपेसिटी है अपनी बना ली है पावर जनरेशन की विद द यूज ऑफ कोल। ओके, तो अभी जो है सन 2000 से 272% जो है हमने यहाँ पर अपनी कैपेसिटी को यहाँ पर बढ़ाया है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो चलिए आगे बात करते हैं फ्रंट पेज न्यूज़ की। तो यहाँ पर बात करेंगे जो जॉब कोटा प्लान जो हरियाणा सरकार लेकर आई है ना, तो उससे क्या होगा, जो आईटी सेक्टर की इंडस्ट्री है उसके अलावा जो बीपीओ कंपनीज है वो हरियाणा छोड़कर जा सकती हैं। और इसके बारे में यहाँ पर बात करें कि जो गुरुग्राम है तो यहाँ पर ये हरियाणा का सबसे बड़े शहरों में से एक है। और साथ ही साथ बेंगलुरु, हैदराबाद के बाद जहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर जो है यहाँ पर कंसंट्रेशन जो है पाई जाती है इंजीनियर्स की। तो काफ़ी अच्छा खासा जो है यहाँ पर इंडस्ट्री हब है गुरुग्राम में। तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े यहाँ पर टेक्नोलॉजी ज्ञान के ऑफिस भी हैं, यहाँ से ऑपरेट भी करती है। फॉर एग्जांपल जैसे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हो गया, इन्फोसिस हो गया, जेनपैक्ट हो गया। और स्टार्टिंग में यहाँ पर बात करें कि 68% जितने भी आईटी जहाँ आईटी इसके यहाँ पर वर्क फोर्स है वो यहाँ पर जीरो के 5 साल के एक्सपीरियंस ब्रैकेट में काम करते हैं। ओके, तो इसके अलावा 48% उनमें से ऐसे हैं जिनको 50,000 से कम सैलरी दी जाती है। और यहाँ पर इंडस्ट्री जो है ना ये हायर करने जा रही है 1,38,000 यहाँ पर नए लोगों को फिस्कल ईयर 2021 में। तो आने वाले समय में नए यहाँ पर लोग जो है देखने को मिलेंगे। तो इसी के चलते आईटी और बीपीएम फर्म्स की यहाँ पर बात करेंगे, दोनों मिलकर जो है 1 लाख लोगों तक जो है यहाँ पर हायर करेगी। तो मेजोरिटी जो इनको हायर करेगी 1 लाख लोगों को वो यहाँ पर कॉलेज कैंपसेस से होंगे इस साल। तो अगर इस तरीके का लॉ कोई आ गया तो ये कॉम्पिटिटिवनेस को यहाँ पर शॉक देगा और कंपनी जो है ना वो दोबारा से विचार कर सकती हैं कि अपनी लोकेशन बदलो, हरियाणा छोड़ो, किसी और जगह पर जाओ जहाँ पर जो है आपको अच्छी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलती हो। और आगे यहाँ पर बात करें कि कुछ दिनों से मार्केट में गिरावट चल रही थी। हुआ क्या, 10,000 करोड़ का यहाँ पर जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर था तो इतना पैसा जो था यहाँ से निकाल लिया गया मार्केट में से। तो जिसकी वजह से हमारा सेंसेक्स और निफ्टी, सेंसेक्स वाला जो इंडेक्स है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का है, जो निफ्टी वाला इंडेक्स है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का है। तो दोनों में यहाँ पर गिरावट देखने को मिली, मार्केट में यहाँ पर गिरावट आ गई। तो लोगों ने पैसा उठाकर कहाँ पर इन्वेस्ट किया, यहाँ पर यूएस में बॉन्ड यील्ड काफ़ी निकल कर आ रहा था, मतलब जो बॉन्ड साइन होने को मिले थे, बॉन्ड साइन किए, बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट किया, तो वहाँ पर अच्छा खासा रिटर्न उनको मिला इन्वेस्टर्स को, जिसके तहत उन्होंने वहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया पैसा। तो अभी धीरे धीरे जो है ना हमारे सेंसेक्स में यहाँ पर जो डाटा आ रहा है उसमें सेंसेक्स में 2% की यहाँ पर जो है मेजोरिटी देखी गई है, बढ़ोतरी देखी गई है। तो निफ्टी में 1.1% की जो है बढ़ोतरी देखी गई है। कहने का मतलब है कि दोबारा से जो मार्केट जो हमारी रिवाइव कर रही है। तो यहाँ पर ये ग्लोबल रैली आप देख सकते हो। देखो जो ये यूएस बॉन्ड यील्ड में जो बढ़ोतरी देखने को मिली, तो ये ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में से ही फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का पैसा निकला, इन सभी एशियन कंट्रीज में यहाँ पर इसका इंपैक्ट देखने को मिला था। ओके, तो हांगकांग देखो ये साइड में ना ब्रैकेट में जो इंडेक्स है ना किसी के यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज, जैसे हांगकांग का स्टॉक एक्सचेंज है तो उसके इंडेक्स को HSI बोलते हैं, जैसे भारत के इंडेक्स को क्या बोलते हैं, सेंसेक्स। और उसी तरीके से इन सभी देशों के इंडेक्स के यहाँ पर नाम है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन निकले हैं पहले, आगे भी निकल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे जापान का निकल है, रशिया का RTSI है, मलेशिया का KLCI है, सिंगापुर का STI है, कोरिया का कोस्पल है, ओके, चाइना का शॉम्प है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और आगे यहाँ पर बात करेंगे जो बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे इन्फोसिस है, एकेंचर है, वेदांता है, NTPC है, तो ये अभी प्लान कर रही हैं कि अपने एम्प्लॉयज़ का खर्चा और उनके डिपेंडेंट्स का खर्चा ये खुद उठाएंगी वैक्सीन का। ओके, और इसी के चलते कुछ कंपनीज जो है यहाँ पर जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो सप्लायर्स हैं, उनके साथ कॉन्टैक्ट में है, ओके, प्रोक्यूर करने के लिए ऊपर यहाँ पर फोकस कर रही है। और साथ ही साथ NTPC ने यहाँ पर अपने एम्प्लॉयज़ को ये भी कहा है कि एक सर्टिफिकेशन जो है NTPC HMS का आप जो है इसको फिल करिए कि आपको अगर कोई और भी बीमारी है तो इसके रिगार्डिंग आप जो है पहले से इन्फॉर्मेशन दें। तो यहाँ पर एक कंपनी की बात करें जिसका नाम है एकेंचर, जिसकी यहाँ पर जो है जो वर्क फोर्स है हमारे देश में वो 2 लाख के आसपास है। ओके, तो टोटल 75% जो वर्क फोर्स वो इंडिया में है, इसकी 2 लाख के आसपास, टोटल यहाँ पर जो है वो 2.5 लाख के आसपास है इस कंपनी की। तो यहाँ पर ये सेकेंड लार्जेस्ट जो है सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर है भारत में से इस कंपनी का। तो एकेंचर, ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा थोड़ा। और आगे जो न्यूज़ है यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कुछ ही दिन पहले यहाँ पर एक NUE बना था, मतलब कि एक जिसको हम बोलते हैं न्यू अम्ब्रेला एंटाइटी। ओके, तो इसका मतलब क्या है, देखो अभी जो डिजिटल पेमेंट की जो मार्केट है ना उसमें काफ़ी जो है उछाल देखने को मिल रहा है। तो फ्यूचर के हिसाब से बहुत सारे ग्रुप ऐसे हैं जो इस मार्केट की ओर फोकस करें। तो डिजिटल पेमेंट का मतलब है जैसे आप अमेजोन से कोई भी चीज़ खरीदते हो या फ्लिपकार्ट से कोई भी चीज़ खरीदते हो तो आप पेमेंट करते हो ना ऑनलाइन, तो जो ऑनलाइन मर्चेंट आपकी पेमेंट रिसीव करता है, ठीक है, तो वो जो है ना वो यहाँ पर डिजिटल मार्केट में जो है काम कर रहा है।
ओके, डिजिटल पेमेंट सिस्टम में काम कर रहा है। ओके, तो इसी तरीके से इसी पेमेंट सिस्टम में और भी बहुत सारी कंपनीज आना चाह रही हैं। तो एक टाटा ग्रुप ने एक यहाँ पर न्यू अम्ब्रेला एंटाइटी बनाई थी जिसका नाम है फिरबाइन, ये इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है फिरबाइन। ओके, तो अभी इसमें फ्लिपकार्ट, मास्टर कार्ड, नाबार्ड और पेयू ये भी जो है यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे और इनका सबका मिलाकर यहाँ पर 30% स्टेक होगा इस नई न्यू अम्ब्रेला एंटाइटी में जिसका नाम है फिरबाइन। ओके, टाटा ग्रुप का यहाँ पर 40% शेयर होगा, प्रमोटर भी यही होंगे। एयरटेल, डिजिटल, मास्टर कार्ड, नाबार्ड जो है इनका 10% ईच, सबका 10% जो है शेयर होगा। HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इन सबका जो है ये भी ऑलमोस्ट 10% जो है सबका शेयर होगा। और फ्लिपकार्ट, फ्लिप पे और पेयू का यहाँ पर 5% सबका जो है शेयर होगा इस नई एंटाइटी में। और इसके अलावा दूसरी ओर जो रिलायंस ग्रुप है वो भी यहाँ पर जो अमेजॉन है उसके साथ मिलकर जो है अपनी उन्होंने यहाँ पर न्यू अम्ब्रेला एंटाइटी बनाई है। हालांकि उसका अभी नाम क्या है इसके बारे में अभी क्लियर नहीं किया गया। तो उन्होंने यहाँ पर रिजर्व बैंक को यहाँ पर जो है गुहार भी लगा दी है लाइसेंस अप्रूवल के कि आप हमें जो है डिजिटल पेमेंट मार्केट में जो है उतरने के लिए हमें अप्रूवल दे दीजिए। तो आने वाले समय में अच्छा खासा जो है ना आपको कंपटीशन देखने को मिल सकता है डिजिटल पेमेंट मार्केट के क्षेत्र में। तो अभी के लिए एक ही यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की मोनोपोली जिसका नाम है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और आगे जो न्यूज़ यहाँ पर बात करें कि भारत सरकार ने इस साल के बजट में यहाँ पर एक प्रपोजल दिया था कि डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो बनाया जाएगा, DFI। तो भारत सरकार कह रही है कि उसमें 26% जो स्टेक होगा भारत सरकार अपने पास रखेगी। और यहाँ पर जो टोटल इसका यहाँ पर ऑथराइज शेयर होगा, कैपिटल होगा, टोटल यहाँ पर जो निकल कर आएगा वो 1 लाख करोड़ का होगा। ओके, तो अभी जो यहाँ पर प्रपोज DFIS का जो नाम होगा ना वो होगा नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, NABFID। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ध्यान रखिएगा। और गवर्नमेंट जो है यहाँ पर आने वाले समय में 74% तक का जो स्टेक है ना जो डोमेस्टिक और फॉरेन इंस्टीट्यूशन को यहाँ पर समय के हिसाब से प्रदान कर सकती है। हाल के लिए अभी जो है यहाँ पर 26% जो स्टेक है वो अपने पास रखेगी। इसके अलावा जो भी सॉवरन वेल्थ फंड होंगे या मल्टीलेटरल जो लेंडर होंगे तो उनको भी इन्वाइट किया जाएगा कि इस फंड में इन्वेस्ट करें। और इसके अलावा जो IIFCL है यहाँ पर इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है उसको भी मर्ज कर दिया जाएगा NABFID में। ओके, तो यहाँ पर IIFCL का पहले से यहाँ पर पेड अप जो कैपिटल 10,000 करोड़ का है। तो यहाँ पर इसके अलावा जो यहाँ पर अभी तक जो ये लोन जो है सैंक्शन कर चुके हैं वो 1.5 लाख करोड़ के आसपास का है। और जो नई DFI है तो यहाँ पर इसका जो लैंडिंग पोर्टफोलियो वो कम से कम जो है 5 लाख करोड़ का रखा जाएगा आने वाले 3 सालों में। तो ऐसे सड़कों जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे प्रोजेक्ट हो गया, जहाँ कहीं पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जहाँ पर फंडिंग की कमी हो गई ना तो तब इसी से फंड निकालकर जो है उस इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया जाएगा ताकि समय रहते जो है काम खत्म हो और यहाँ पर सस्ता पड़े हमें प्रोजेक्ट। देखो जब काम में डिले हो जाता है ना, काम रुक जाता है, तो जहां से पैसा उठाया होता है उनको इंटरेस्ट तो देना ही है ना। तो काम तो हो नहीं रहा टाइम पे, तो जितना डिले होता जाएगा उतना ज़्यादा हमें ब्याज देना पड़ेगा दूसरे को। और उससे अच्छा है कि एक फंड बनाओ जहां से पैसे लो और जब भी यहाँ पर कमी होती है फंडिंग की तो पैसा उठाओ तो लगाओ। और आगे न्यूज़ है प्योर पॉलिटिक्स वाले पेज में से। तो यहाँ पर बात करें कि अभी भारत जो है ना वो एक फ्री कंट्री नहीं है, वो पार्टली फ्री कंट्री है। तो ये किसने कहा? ये कहा है, ये स्टेटस बदला है। किसने बदला है स्टेटस? US फ्रीडम हाउस एनुअल रिपोर्ट जो निकल कर आती है उसके द्वारा ये बात कही गई। तो यहाँ पर इस रिपोर्ट का नाम जो है वो है डेमोक्रेसी अंडर सीज। ओके, तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि भारत में जो सिविल लिबर्टीज है, मतलब जो नागरिक की जो यहाँ पर स्वतंत्रता है, मतलब कि आज़ादी जो है ना वो सन 2014 से जो है डिक्लाइन की ओर जा रही है, मतलब खत्म हो रही है। तो यहाँ पर एक चेंज जो है देखने को मिल रहा है स्टेटस में। तो यहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है इनके द्वारा, इस रिपोर्ट के द्वारा। तो बैलेंस जो है ना वो बिगड़ चुका है डेमोक्रेसी और तानाशाही के बीच में। गवर्नमेंट जो है कोई इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं देती है अपनी तरफ से अगर कोई भी यहाँ पर एजिटेशन होती है। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर बात करें तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है तो यहाँ पर US फ्रीडम हाउस है, तो यहाँ पर ये सन 2006 से जो है यहाँ पर काम कर रहा है, ऐसी रिपोर्ट्स दे रहा है। तो ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो लोग डिसेबल हैं, ओके, मतलब जिन्होंने वोटिंग करनी है लेकिन डिसेबल है, तो उनके पास यहाँ पर पोस्टल बैलेट के थ्रू वोटिंग का राइट होता है। तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रूल्स को थोड़ा टाइट कर दिया है। लास्ट टाइम बिहार में इलेक्शन हुई तो यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर जो था इसका मिस यूज किया गया था इस सुविधा का। तो जिसके तहत अभी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रूल्स को टाइट कर दिया। तो अभी कहा गया है कि अगर किसी को किसी तरीके की भी कोई डिसेबिलिटी है ना तो उसका प्रूफ लेकर आओ, कोई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेकर आओ। ओके, तभी जो है आपको, अगर आप घर से यहाँ पर पोस्टल बैलेट को यूज करके आप वोट करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो। तो पोस्टल बैलेट बेसिकली हम यूज करते हैं हमारे जो आर्मी पर्सन होते हैं या फिर कोई भी इंडियन जो सरकारी नौकरी पर कहीं पर तैनात है लेकिन वोट करना चाहता है, तो वहां पर पोस्टल बैलेट के थ्रू जो है वो वोट कर सकता है किसी भी इलेक्शंस में। और इसके अलावा जो डिसेबल्ड पर्सन है वो भी जो है घर बैठे जो है वोट कर सकते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। तो थोड़ा सा समझिए पोस्टल बैलेट सिस्टम को। तो यहाँ पर कहीं पर भी अगर आपकी तैनाती है तो एक प्रिंट निकलेगा, पूरी लिस्टें निकलेंगी, 2 तरीके के एनवेलप होंगे, व्हाइट और यहाँ पर जो खाकी कलर का होगा।
तो एक यहाँ पर जो स्लिप चिपकाई जाएगी वाइट एनवेलप के ऊपर, जिसके ऊपर लिखा होगा फॉर्म 13B कवर ए, तो इसको कवर ए कहा जाएगा। और फिर बाद में यहाँ पर दूसरी स्लिप जो है यहाँ पर जो खाकी कवर उसके ऊपर चिपकाई जाती है, इसको कवर बी कहते हैं। वहाँ पर फॉर्म लिखा होता है फॉर्म 13C। ओके, तो यहाँ पर एक पर्ची होती है जहाँ पर जो है अलग अलग पार्टीज के नाम होते हैं, तो वहाँ पर आपने टिक करनी होती है जिसको आपने वोट डालनी है। फिर बाद में वाइट एनवेलप में उसको डालना होता है, अच्छे तरीके से उसको सील करके बंद करना होता है। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पर साइन वगैरह भी यहाँ पर जरूरी है करने। ओके, साइन करके यहाँ पर जो है ना जो इलेक्टर होता है उसके साइन होते हैं। फिर बाद में जो है करके इसको बंद करके ये जो जैसे ये पोस्ट का बना हुआ है ना, तो यहाँ पर इसमें डाल दिया जाता है। तो इस तरीके से जो है ये पोस्टल बैलेट के थ्रू वोटिंग हो जाती है। तो ये साइन पहले करते हैं, फिर बाद में इसमें डालते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। सॉरी, ये वाला जो है ना, इसको यहाँ पर साइन करके व्हाइट पेपर में डाल दिया, इसको सील कर दिया। जो ये वाला जो है ना, ये फॉर्म नंबर 13 है, इसको इलेक्टर साइन करेगा। ओके, जिसने यहाँ पर जो वोटिंग की प्रक्रिया जहाँ पर हुई है, तो यहाँ पर साइन करके तो इसको जो ये खाकी वाला लिफाफा है ना, तो इसमें डाला जाएगा। फिर दोनों को एक ही में डालकर जो है इसमें पोस्ट ऑफिस में यहाँ पर जो है जमा करा दिया जाएगा। और आगे न्यूज़ है कोविड-19 इम्पैक्ट फार्मा एंड करियर वाले पेज में से। तो यहाँ पर बात करें कि जो कोवैक्सीन है, अभी जो फेज 3 का क्लिनिकल ट्रायल हुआ तो उसमें इसकी 81% की एफिशिएंसी पाई गई है। तो यहाँ पर 25,000 से ज़्यादा जो पार्टिसिपेंट थे उनको यहाँ पर एनरोल किया गया, जिनकी उम्र 18 से लेकर 98 साल तक भी थी। ओके, तो यहाँ पर फेज 3 के स्टडी में सबको यहाँ पर जो है इंक्लूड किया गया है। जिनको यहाँ पर और भी बीमारी थी तो उसको भी यहाँ पर उन लोगों को भी इंक्लूड किया गया। तो यहाँ पर थोड़े बहुत जो है सीरियस जो है मेडिकल जो है इंटरनेट थोड़ा बहुत एडवर्स इफेक्ट जो है यहाँ पर देखने को मिले हैं लो लेवल के ऊपर। ओवरऑल जो है यहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छी निकली है। और आगे सेम पे से न्यूज़ है, यहाँ पर बात करें कि गवर्नमेंट ने कुछ और स्टेप लिए हैं कि नॉर्मलसी जो है उसकी ओर आगे बढ़ा जाए। और जो सेक्टर्स जो थे बंद थे पूरी तरह से, अब उनको भी थोड़ा थोड़ा खोलना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर जो है 7 तरीके की जहाँ पर जो गाइडलाइन जो है वो यहाँ पर रिवाइज की गई हैं। खास तौर पे जो एंटरटेनमेंट पार्क्स हैं, इसके अलावा रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, योगा इंस्टीट्यूट्स हैं, ओके, जिमनाजियम है, उसके अलावा जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि 50% का कैप यहाँ पर लगाया गया है, खासतौर पर जो कैपेसिटी है रेस्टोरेंट्स की और जो एंटरटेनमेंट पार्क्स हैं उनकी। तो कहने का मतलब 50% की जितनी भी इनकी टोटल कैपेसिटी है उसमें से सिर्फ 50% ही वो जो है यहाँ पर लोगों को अंदर एंट्री दे सकते हैं उसके हिसाब से। तो इस तरीके से जो है नए रूल्स जारी की गए। और आगे जो न्यूज़ है वो है 80 मार्केट वाले पेज में। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो $1 बिलियन कंपनीज है भारत की, तो उनकी नंबर में यहाँ पर वृद्धि देखने को मिली है। टोटल यहाँ पर 335 नंबर हो चुका है अभी तक। तो जर्मनी, फ्रांस, कनाडा और साउथ कोरिया, इन सबको जो है हम एक्सीड कर चुके हैं। यहाँ पर जितनी भी हमारी भारत की डोमेस्टिकली जो कंपनीज है ना, जिनका यहाँ पर $1 बिलियन की वैल्यू का यहाँ पर इसके ज़्यादा जो है क्रॉस कर चुके हैं। ओके, तो इस हिसाब से जो है 335 टोटल कंपनीज हमारी हो चुकी हैं। और करंटली जो हमारा रैंक है वो 5th है। और चौथे रैंक पे यूके है, तो जिसके पास अभी 351 टोटल कंपनीज है उसकी डोमेस्टिकली यूके की, जिनका यहाँ पर जो वैल्यू है वो $1 बिलियन से ज़्यादा है। और इसके अलावा तो भारत जो है यहाँ पर सेकंड बेस्ट परफॉर्मर रहा है टॉप 20 कंट्रीज में से 2021 में। ओके, हांगकांग के बाद। और इसके अलावा 56 कंपनीज ऐसी हैं जिनका यहाँ पर जो मार्केट कवर जो है, मार्केट कैपिटलाइजेशन वो $10 बिलियन से ज़्यादा है। और 3 कंपनीज ऐसी हैं जिनका मार्केट कवर $100 बिलियन से ज़्यादा है, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज है, टाटा कंसल्ट ऐसी है, तीसरा जो है वो HDFC बैंक है। तो यहाँ पर ये सारे सालों का डाटा है। ओके, तो भारत में कितनी यहाँ पर $1 बिलियन कंपनीज थी? 2011 में 141 थी, अभी जो है 2021 में 335 हो चुकी हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स पहले नंबर पे है, चाइना दूसरे नंबर पे है, जापान तीसरे नंबर पे है, यूके जो है वो चौथे नंबर पे, भारत जो है 5वें नंबर पे। तो यूनाइटेड स्टेट्स में देखिए कितने यहाँ पर बिलियनियर्स हैं, यहाँ पर 2780 कंपनीज हैं बिलियनियर्स की। और इसके अलावा बात करें जो बैंक ऑफ बड़ौदा है, वो QIP रूट के थ्रू जो ना 4500 करोड़ जो है उसको यहाँ पर रेस करेगा, पैसा इकट्ठा करेगा। तो यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं, जैसे ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं, आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं, इसके अलावा जो मॉर्गन स्टैनली, इसके अलावा और भी जितने इन्वेस्टर्स हैं वो जो है यहाँ पर QIP रूट के थ्रू जो है इन्वेस्ट करेंगे, पैसा देंगे 4500 करोड़ बैंक ऑफ बड़ौदा को। तो QIP यहाँ पर बात होती है, QIP का मतलब होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। तो यहाँ पर एक तरीके का टूल होता है बड़े पैमाने पर जो है फंड रेज करने के लिए, जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं वहां से। ओके, जो लिस्टेड कंपनीज, तो यहाँ पर सेबी का रूल कहता है कि अगर कोई ऐसा पैसा यहाँ पर फंड रेज करना है तो यहाँ पर जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं, जो लिस्टेड कंपनीज हैं स्टॉक मार्केट में, तो वहीं से ही आप जो है पैसा यहाँ पर जो है ले सकते हो आप। तो पिछले भी ये कुछ कंपनी जैसे कैनरा बैंक है, PNB है, IDBI बैंक है, तो इन्होंने पिछले कुछ समय से यहाँ पर जो है इसी तरीके से जो है यहाँ पर पैसा उठाया है अलग अलग यहाँ पर समय काल में। और आगे न्यूज़ है स्मार्ट इन्वेस्टिंग वाले पेज में। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जनवरी फरवरी 2021 इन 2 महीनों में ही हाईएस्ट जो है ना यहाँ पर बॉन्ड सेल देखने को मिली है, ओवरसेल बॉन्ड सेल जो हमारी इंडियन कंपनीज है उनके द्वारा। तो 1995 से अब तक ये सबसे हाईएस्ट है पहले 2 महीनों में किसी भी साल के। तो अडानी ग्रुप, वेदांता और भारती एयरटेल, तो इन तीनों ने मिलकर यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर जो है
ओवरसीज बॉन्ड सेल जो है यहाँ पर की है, तो जिसके तहत इन्होंने जो है तकरीबन 9 बिलियन डॉलर जो है ना इसकी रकम जो है इन्होंने यहाँ पर रेस की है इन ओवरसीज बॉन्ड को सेल करके। तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स ने पैसा इन्वेस्ट किया है 9 बिलियन डॉलर के आसपास का। तो यहाँ पर आप देखिए ऑफशोर बॉन्ड वॉल्यूम जो है ना 2021 में ये 8,806 मिलियन डॉलर है ये। तो अभी 2020 पूरा बीत गया तो यहाँ पर 7,851 मिलियन डॉलर थे। तो अभी 2 ही महीनों में यहाँ पर जो रिकॉर्ड देखा गया, तो 1995 तक से लेकर अब तक जो है ना ये रिकॉर्ड है कि 2 महीने में इतना ही यहाँ पर जो है इतना फंड जो है रेज कर लिया गया कुछ कंपनीज, भारतीय कंपनीज के द्वारा। और आगे न्यूज़ है इकोनॉमी, माइक्रो, मैक्रो एंड मोर वाले पेज में। तो यहाँ पर बात करें कि जो कोल इंडिया लिमिटेड है ना, तो वो यहाँ पर नई माइंस जो है उनको शुरुआत उनकी नहीं करेगा। तो यहाँ पर बात कर रहा है कि इनके पास एम्प्लॉयमेंट जो है ना बहुत बड़े पैमाने पर है। अगर हम लैंड एक्विजिशन की बात करें कोल माइनिंग के लिए, तो उसके मुकाबले में अगर बात करें तो एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़े पैमाने पर हो चुकी है। तो आने वाले समय में 1.26 लाख करोड़ जो ये यहाँ पर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के ऊपर जो लगाएंगे मार्च 2024 तक। और यहाँ पर कोशिश करेंगे कि यहाँ पर एफिशिएंसी जो है उसको इंप्रूव किया जाए प्राइवेट कंपटीशन को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए। तो यहाँ पर कोल इंडिया के जो चेयरमैन है प्रमोद अग्रवाल, तो उन्होंने यहाँ पर बात कही है कि आने वाले समय में ये जो गिनती है ना एम्प्लॉयमेंट की, एम्प्लॉयज़ की, तो इसको घटाएंगे, आधी कर देंगे। अभी 2,65,000 यहाँ पर जो है एम्प्लॉयमेंट है, तो आने वाले 6 से 7 सालों में इसको 1 लाख तक जो है कर दिया जाएगा, कम करना है। तो यहाँ पर जो माइंस अच्छे से यहाँ पर एफिशिएंटली काम नहीं करनी उसको बंद भी कर देना है। तो इसी तरीके से यहाँ पर बात करें कि जो इनएफिशिएंसीज जो है ना वो ज़्यादातर यहाँ पर हो रही है। क्यों? क्योंकि जो कॉस्ट है ना एम्प्लॉयज़ की वो ज़्यादा बढ़ रही है। मतलब एम्प्लॉयज़ को सैलरीज देनी है तो इनकी अमाउंट ही इतनी ज़्यादा जितनी यहाँ पर लैंड एक्विजिशन नहीं है कोल माइनिंग की, मतलब कि जहाँ पर कोला निकालना है इतनी लैंड नहीं है हमारे पास जितनी यहाँ पर भर्ती कर दी गई है। तो इसी के चलते हर साल जो है ना 14,000 से 15,000 लोग जो है ना यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को यहाँ पर निकाला जाएगा, यहाँ पर कट किए जाएगा एम्प्लॉयमेंट में। और आगे बात कर रहे हैं कि जो फरवरी में जो सर्विसेज एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ी हैं, लेकिन जो जॉब है ना उसमें यहाँ पर जो है फॉल देखने को मिला है। तो इसी के चलते यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी यहाँ पर पिछले 3 महीनों के हिसाब से यहाँ पर गिरी है, पिछले 12 महीनों के हिसाब से एक्सपोर्ट भी गिरा है। इसके अलावा फ्राइड फ्यूल रिटेल प्राइसेस उनमें यहाँ पर इन्फ्लेशन देखने को मिली है। इसके अलावा पिछले 8 सालों की सबसे ज़्यादा यहाँ पर इनपुट कॉस्ट जो है ना महंगाई में यहाँ पर देखने को मिल रही है। मतलब कोई चीज़ आप बना ही रहे हो तो उसमें यहाँ पर जो कॉस्ट आ रही है उसको हम इनपुट कॉस्ट बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये डाटा है जून 2020 से लेकर फरवरी 2021 तक, किस तरीके से यहाँ पर जो है सर्विस का यहाँ पर रिकॉर्ड जा रहा है। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो आपके सामने, तो अभी जब वैक्सीन रोल आउट पूरी तरीके से हो जाएगा तब जो है यहाँ पर पॉजिटिव वाइब्स जो है यहाँ पर धीरे धीरे और बढ़नी शुरू हो जाएंगी। और आगे न्यूज़ है डिस्रप्शन वाले पेज में। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं ट्रू कॉलर ने ना एक नया ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है गार्जियंस। तो यहाँ पर ये वुमेन सेफ्टी ऐप है, स्पेशली वुमेन के लिए तैयार किया गया है। तो अगर वो किसी भी लोकेशन में है तो उस लोकेशन को अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जो है शेयर कर सकती हैं, किसी भी समय पर उनको अलर्ट कर सकती हैं अगर कोई इमरजेंसी का केस हो तो। यहाँ पर ट्रू कॉलर के यहाँ पर 200 मिलियन से ज़्यादा एक्टिव यूज़र हैं भारत में। और आगे यहाँ पर बात करें कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है वो यहाँ पर एज ए एंकर लिमिटेड पार्टनर के तौर पर जो है यहाँ पर आएगा कलारी कैपिटल के लिए। तो यहाँ पर उनके यहाँ पर जो फंड है वहाँ पर इन्वेस्ट करेगा। तो जियो प्लेटफॉर्म जो है वो भी यहाँ पर फाइनलाइज कर चुका है कि $100 मिलियन जो है इन्वेस्टमेंट की जाएगी कलारी कैपिटल में। तो आने वाले समय में और जो है इसकी यहाँ पर वृद्धि जो है देखने को मिल सकती है। तो अगर बात करें कलारी की, तो यहाँ पर ये बैक करते हैं जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे मिंत्रा है, स्नैपडील है, अर्बन लैडर। तो इन जैसे प्लेटफॉर्म्स को इन्हीं के द्वारा जो है यहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट जो है प्रोवाइड की जाती है। और आगे बात करें अराउंड द वर्ल्ड में, तो यहाँ पर यूके जो है ना वो 10 मिलियन अस्त्रा डोसेज जो है ना यहाँ पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से यहाँ पर रिसीव करेगा आने वाले समय में। तो अगर बात करें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, तो ये वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है बाय वॉल्यूम, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है इसको डेवलप किया गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से, लेकिन मैन्युफैक्चर कौन कर रहा है? मैन्युफैक्चर कर रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ओके, तो ये भारत का संस्थान है और भारत में जो ये वैक्सीन डेवलप करता है उसका नाम है कोविशील्ड। और अभी समय शीशे के सामने जाइए, वर्ड अनाउंस किया अपाथी का मतलब उदासीनता। इसके बाद एपेक्स का मतलब सर्वोच्च, अपीस का मतलब है खुश। तो जाइए इनकी प्रैक्टिस कीजिए। तो आज का जो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है वो है बेसिक पॉइंट प्राइस सिस्टम। तो ये बेसिक पॉइंट प्राइस सिस्टम होता क्या है? देखो, ये मेथड होता है कि एक ही प्रोडक्ट का जो है ना डिफरेंशियल प्राइस होगा, अलग अलग प्राइस होगा अलग अलग जगह पर। मतलब कस्टमर जो है अलग लोकेशन को जो बिलोंग करते हैं तो उनको एक ही प्रोडक्ट जो है अलग अलग दामों पे मिलेगा। तो इसको हम बोलते हैं बेसिक पॉइंट प्राइस सिस्टम। तो ये डिपेंड करता है, देखो, जितना कस्टमर किसी प्रोडक्शन प्लांट के नज़दीक होगा जहाँ से वो प्रोडक्ट निकल कर आ रहे हैं तो उसको वो उतना सस्ता पड़ेगा। जितना कस्टमर दूर होगा उतना उसको वो प्रोडक्ट उतना ही महंगा पड़ेगा। तो यहाँ पर खासतौर पर जो सीमेंट है, आयरन है, स्टील है, पेट्रोलियम है, जो ऐसे प्रोडक्ट हैं, तो यहाँ पर जो है इसके बारे में भी यहाँ पर एग्जाम्पल दी जा रही है कि ज़्यादातर यही सेक्टर्स है जहाँ पर आपको प्राइस वेरिएशन अलग अलग जगह पर जो है देखने को मिलेगा। तो वहाँ पर ये कंसेप्ट लगता है बेसिक पॉइंट एंड प्राइस सिस्टम। तो कैसा लगा आपको लेक्चर? आई होप आपको लेक्चर पसंद आया। तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
सो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।